वो स्टार्स को ऐसा पकड़ के बाहर लेके आते थे, पहले इंटरव्यू खत्म करो फिर बाद में दूसरा करना काम। मीडिया और पत्रकारिता हाँ। और इसमें बहुत फर्क है। पर जो आज हो रहा है, अरे मैडम 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 इधर से उधर से, ओ मैडम मैडम इधर से इधर देखिए। अरे भाई, दया जी को मैं सलाम कहता हूँ कि बड़े बड़े नहीं स्टार्स ये कह नहीं पा रहे हैं आज। उस दिन सलमान खान सामने बैठा था फ्रंट सीट पे, विवेक ओबराय परफॉर्म कर रहा था। डांस में ना एक स्टेप आता था जिसमें उसको कुछ बैठना होता था, तो दोनों कान पकड़े अपना और वो बैठे और माफी, मेरे को लगा ये क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरा क्लिक हुआ कि अच्छा ये सलमान खान से माफी मांग रहा है। जो उनके शाहरुख सलमान के झगड़े जो हुए, वो तकरीबन 10-12 साल का वो जो वक्फा था, वो खान वॉर की तरह चला है हमारे यहाँ पे। तो किसी इवेंट में शाहरुख ऐसे चले जा रहे हैं, अचानक उन्हें, अरे मैंने तुम्हारा वो प्रोग्राम देखा खान नंबर 1 सलमान वाला, उसके बाद बंदर का प्रोग्राम भी था, वो भी देखा था। तो उस इवेंट में ना शाहरुख का कोई धक्का लग गया उसको, तो वो बैटरी घुस गई कैमरे में, उसका दिमाग का इसने मेरे को धक्का दिया, ये बैंड्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखा दी, जान से मारने की कोशिश। इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, ये स्टार्स को शाहरुख की क्लास लेना चाहिए। मैं यहाँ पे टच करते तो यहाँ पे उंगलियां टच होती थी यार, इतना बड़ा 5 किलो का हाथ है ना, वो 2.5 किलो का सनी पाजी का और 5 किलो का धर्म जी का। दीपिका डिप्रेशन में, कितनी डिप्रेशन में रही उसके बाद के लिए भी उसने ऐसा नहीं कि उसको अचानक से राकेश रोशन ने बोला कि कृष्ण में काम करो, नहीं, उसने पूरा टारगेट किया था। वो हर चीज टारगेट करती है कंगना। एक फिल्म आई थी माय वाइफ्स मर्डर, उसमें अनिल कपूर साहब से मेरा झगड़ा हुआ, वो इंटरव्यू छोड़ के चले गए। हमने कहा ये आपके प्रोड्यूसर का सेट नहीं है, बैठी थैंक यू वेरी मच करके जाइए। शाहरुख की फिल्म या सलमान की फिल्म आ जाए तो देश में उत्सव जैसा होता था। करण जौहर ने क्या किया, इंडस्ट्री के अपने आप को माफिया भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया। पराग सर, संजय, थैंक यू सो मच आने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। बट आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अगर लोगों को, फैंस आप लोगों को नहीं पता तो बता दें कि हम जर्नलिज़म के ऊपर बात करेंगे। रिसेंटली ये मुद्दा काफ़ी, फिल्म जो जर्नलिज़्म है उसको लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं कि कैसे चीज़ें यहाँ बदली हैं। पराग सर जो है एक लंबा एक्सपीरियंस एक होल्ड करते हैं और 20 साल के एक्सपीरियंस है, तो सर ने कैसे पूरा इवॉल्व होते हुए जर्नलिज़्म को देखा है। और संजय जो हम इन्हें यंग कह सकते हैं, उन्होंने भी सर को ज्वाइन किया था और उसके बाद फिर अलग अलग संस्थानों में काम किया, और उन्होंने क्या देखा, दोनों दौर की बातें दो लोगों से करेंगे। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आई गेस 95-96 से आप बता रहे थे जब आपने। 96। ओके ओके। तो देखिए, सबसे बड़ा नुकसान, अगर आज मतलब आज की तारीख में जो जर्नलिज्म, खासकर मैं इंटरटेनमेंट जर्नलिज्म की बात करूंगा क्योंकि वो मुझे आता है। लोग कहते हैं कि इंटरटेनमेंट आपने क्यों चुना था, क्योंकि उस समय तो कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो मेरा आज भी मानना है कि पॉलिटिक्स से कहीं कहीं बेहतर मुझे अपनी इंडस्ट्री लगती। बड़े खूबसूरत लोग, खूबसूरत बातें, अंदाज बयां कुछ और होता है। तो मुझे इंटरटेनमेंट पे ही मजा आया। और शुरुआती जरूर मैंने जनरल से किया, अल्फा मराठी, तब चैनल लॉन्च हुआ था अच्छा, 95। जनरल से शुरू किया था आपने। तो उस समय मैंने ज्वाइन किया था वॉइस वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह, और धीरे धीरे हम शो के प्रोड्यूसर बने उस शो के। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि सुनील ग्रोवर का मैं पैनल प्रोड्यूसर भी रहा हूँ। सुनील ग्रोवर अल्फा पंजाबी के हमारे एंकर होते थे। और उस समय भी यही होता था कि जैसे एक फिल्म में भी बाद में यूज, कि वो बोलते थे यार अगर गम की खबर है थोड़ा ऐसा गमकीन चेहरा बना के बोल सकते हैं क्या। मैंने कहा भाई ये न्यूज में आजादी नहीं है ये। तो वहां से शुरू हुआ। और मुझे लगता है कि जर्नलिज्म का जो सबसे ज्यादा नुकसान, अगर आज की तारीख में अगर मैं कहूं, तो गूगल से हुआ है।
आज के बच्चे जनरली पढ़ते ही नहीं है। कई फुटेजेस, और उस जब फुटेजेस चेक करता हूँ या कई लोकेशन पे जाता हूँ, मुझे लगता है यार दिस इज एक्सटेंडेड पीआर व्हाट वी आर डूइंग वो तो है राइट सर, नाउ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जर्नलिस्ट और एक्सटेंडेड पीआर में बहुत फर्क है। लोगों को रील्स बनाना है स्टार्स के साथ, लोगों को एक रेपो क्रिएट करना है पीआर के साथ, चैनल्स के साथ मक्खन पॉलिश करना है ताकि उनको इंटरव्यूज मिले। खबर कहाँ है? मतलब दुर्भाग्य से एंटरटेनमेंट की ब्रेकिंग न्यूज जो है वो जर्नल के पत्रकार देते हुए दिखते हैं चैनल्स। मतलब ये जो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप ना हमेशा से ही रहा है, ये एक टीम वर्क है। जैसे फिल्म बनाते हैं वैसे फिल्म की खबरें भी बनती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये गिव एंड टेक का जो रिलेशनशिप था, पहले इसमें सम्मान था एक दूसरे के काम को लेकर, और आज सम्मान नहीं रह गया है, बहुत गंदा हो गया है। ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप एक ऐसा हो गया है कि अब हम आपके पास आएंगे, आप हमको फुटेज दोगे, उसमें हम मतलब एक ऐसा बार्टर जिसमें खबरें खो गई हैं, ये बहुत गंदा हुआ है। पर सर मुझे ये चीज़ बताइए कि जैसे आप स्टार न्यूज़, इंडिया टीवी, IBN 7, ये सब लाइव इंडिया, जी, जी, स्टार न्यूज, यस यस इंडिया टीवी। यस, ये सब बड़े बड़े चैनलों पे आप बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। तो जब आपके अंडर टीम होती थी तो आपका जो नरेशन होता है, आपको टीम के जो एडवाइस होती थी वो क्या होती थी? जैसे आप अब आज का जो दौर देख रहे हैं, उस समय में आपकी क्या एडवाइस होती थी आपकी टीम के मेरी पहला जब मैं फर्स्ट टाइम टीम लीडर बना, तब से आखिरी टीम तक मेरा ब्रीफ हमेशा मेरी टीम को यही रहा है कि अगर मुझे शाम तक लोगों ने गालियां देना शुरू नहीं किया इंडस्ट्री के, आपकी शिकायतें नहीं है, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो। क्या बात है। लोग मुझे कंप्लेंट करे कि यार तुम्हारा रिपोर्टर ऐसा कर रहा है, यार तुम्हारा रिपोर्टर ने ऐसी खबर डाल दी, यार तुम्हारा रिपोर्टर इस तरह से जा रहा है, तब तो मेरी जीत है ना। वो कवर करके आ रहा है गुडी गुडी, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाथ जोड़ के दो सेल्फी खिंचा के, आगे क्या उससे करना क्या है मुझे? खबर कहाँ गई मेरी? तो मैं फॉर्चुनेटली ऐसे बॉसेस के साथ मैंने काम किया हमेशा। उसमें सबसे पहला नाम मैं विनोद कापड़ी साहब का लूंगा, शाजी जमा है, मिलिंद खांडेकर है, सुधीर चौधरी हमारे, जिन्होंने मुझे फ्री हैंड तो दिया, सब फ्री हैंड दिया, मुझे कभी किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, पर उनका ब्रीफिंग हमेशा यही रहा, पर खबर पे ध्यान देना। और मैं हमेशा ये बोलता था कि बॉलीवुड बिहार तो नहीं है जहां से रोज अपहरण, हत्याकांड और आगजनी की खबरें आएगी, पर फिर भी बॉलीवुड की ब्रेकिंग है ना। आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि आप स्टार्स के आपसी झगड़े या उनके आपराधिक बैकग्राउंड या उसके बारे में बात करो, कोई नहीं कह रहा है, लेकिन आप इंडस्ट्री की ब्रेकिंग तो होगी ना। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं, एक बार स्टार न्यूज के उसकी बात है, मैं अपना रिसर्च कर रहा था और करते करते एक उस IMBD में कैरेक्टर्स की, IMBD पढ़ना अब शायद वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब पढ़ते हैं, अब हम लोग पहले रिसर्च करते थे तब पढ़ना होता था। तो वो पढ़ते पढ़ते कैरेक्टर उसमें मुझे दिखा गांधी। तो हमने प्रोडक्शन हाउस को यानी विधु विनोद चोपड़ा को कॉल किया, मैंने कहा सर ये गांधी का किरदार कौन कर रहा है? अबे यार तू वो खबर मत कर रहा यार, तू पागल है क्या, तू इधर आ जा, ऑफिस आ जा। मैं ऑफिस गया तो उन्होंने कहा कि ये खबर छोड़ दे, मैं तेरे को सारी चीजें एक्सक्लूसिव दूंगा। अच्छा, उन्होंने खुद ऐसा वो फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, और उन्होंने गांधी का कैरेक्टर एक सरप्राइज की तरह था वो, अगर वो पहले ही सामने आ जाता तो सारा PR कैंपेन खराब हो जाता। तो एक फिल्म जर्नलिस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा ऐसे, अच्छा तू बता तो तू क्या किया तूने, इस मोड में भी नहीं रहना। इट्स अ ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री लवर्स, फिल्म लवर्स। जो हमारा ऑडियंस है, जो मुझे देखता है, वो फिल्म देखने वाला ऑडियंस है ना।
तो वी आर द ब्रिज बिटवीन, हम न इसका नुकसान करेंगे न उसका नुकसान करेंगे। कई सारे मेरे मित्र हैं, मधुर भंडारकर और कई सारे मित्र हैं, डायरेक्टर्स हमारे, प्रोड्यूसर्स है कई सारे। मैं यही कहता हूं कि थर्सडे नाइट तक मैं आपका दोस्त हूँ, फ्राइडे में जनता का दोस्त हूँ। ओ, कि निष्पक्ष हूँ मैं जो कि फ्राइडे सुबह में फिर आपकी बात नहीं सुनने वाला हूँ। लेकिन सर ये अब चीज़ ख़त्म हो गई है ना आप, क्योंकि आप उस दौर से हैं जहाँ पे आप लोगों का दबदबा हुआ करता था। आज के टाइम पे पीआर मशीनरी इतनी हावी है, चीज़ें डिजिटल में इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो हर चीज़ सब कुछ बनी बनाई। आज जनता का ये हाल है कि जनता भरोसा नहीं कर पाती कि जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो स्टार्स दिए जा रहे हैं, वो भरोसा नहीं है कि वो उल्टा। मैं तो कई बार ये सुनता हूँ कि अगर 5 स्टार अगर वो है 3 स्टार दिया, 3.5 दिया तो जाओ ही मत। ये सब बहानेबाजी है, ये सब बहानेबाजी हैं। अब वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सर रिलेशन आज मैटर करता है। आपको नेक्स्ट टाइम से बुलाया, संजय गलत कह रहा हूँ मैं? संजय अगर बेहतर जानते हो। मान लीजिए कि हाँ। एक पीआर एजेंसी है, ठीक है। उसके पास सारे स्टार्स हैं और बड़ी बड़ी फिल्में हैं। अब उनके स्टार की कोई फिल्म आती है और आपने उस फिल्म के पहले, अगर आप सच्चे जर्नलिस्ट हैं, तो 2-3 खबरें आपने दबा के डाल दी। आपको क्या कॉल नहीं करता पीआर की ये खबर निकलवाओ? बिल्कुल। और आप निकलवाते हो क्यों? मेरे को इंटरव्यू मिलेगा। आप मत निकलवाओ, फिर दूसरी खबर करो, झक मार के आपको सारा मिलेगा। कब तक ब्लैकलिस्ट कर लेंगे आपको? संजय प्लीज, ये पॉसिबल है आज के टाइम पे? मतलब यहाँ पे ना अलग अलग रिश्ते, लेयरफुल रिश्ते मैं इसको बोलूँगा। सर के साथ उस कंपनी, जो पीआर कंपनी है, उसका एक अलग रिश्ता होगा, मेरे साथ अलग होगा, और वो उसी तरीके से खेलते हैं। आज जो इंडस्ट्री के अंदर और भी एक इंडस्ट्री है, और वो जर्नलिज्म में भी अलग अलग तरह के जर्नलिज्मों का एक उनके पास एक लिस्टिकल है कि इनके साथ हमें ये स्टोरी करनी है, इनके साथ ये करनी, इनके साथ ये करनी है, और वो अपनी फिल्मों के हिसाब से उस लिस्टिकल को निकालते हैं कि भाई हमारी इनको ये पे करना है, इनको ये पे करना है, ये भी लिस्टिकल है, ये भी एक लिस्टिकल है। पर अब वहाँ पे नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर सकते हैं कि उनके वो लोग हैं कि हमारी फिल्म को कौन प्रमोट करेगा बिना एक सवाल के, और कौन नहीं करेगा वो जानते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में बोलूँगा कि मुझे किसी भी ऐसे पीआर का फ़ोन और मैसेज नहीं आता था। वो जानते थे कि संजय मिश्रा को जब तक खबर नहीं उसमें दिखेगा, ब्रेकिंग नहीं दिखेगा, मैं अपने ऑफिस में अप्रोच भी नहीं करूँगा। नवभारत टाइम्स में रहते हुए तुम्हें कभी कोई प्रेशर नहीं है? कभी नहीं किया। और मेरे ऑफिस से, एनबीटी से, मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया से मैं 3 जगह लिखता था। मुंबई मिरर में लिखता था, महाराष्ट्र टाइम्स में लिखता था, और इसलिए क्योंकि मैं अच्छी खबरें कर रहा था। सब बॉसेस की उससे की वो मेरे को अप्रिशिएट भी करते थे, और सब लोग मेरी खबरें उठाते थे। और दूसरे दिन जब इंग्लिश वाले भी खबर उठाते थे तो मतलब तब लगता था हाँ मज़ा आता था जब। और दूसरे दिन मैं सोचता था खबर हो गई, और 2 घंटे बाद अगर इंग्लिश ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, एचडी ने मेरी खबर नहीं उठाई तो उस दिन का तो ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा टाइप का हो गया था माहौल। तो एक्चुअली लेयरफुल है बहुत। हाँ सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इनसे याद आया, खबर अगर है, और आपने जैसे कहा नवभारत टाइम्स, तो मैं जब जी में था, आई होप सुभाष जी को याद हो ये किस्सा, पद्मालय टेलीफिल्म्स को टेक ओवर किया वो जी ने, और पहली फिल्म बनाई थी डीनो मरिया बिपाशा के साथ, इश्क है तुमसे, या ऐसा कोई, इश्क है तुमसे ही शायद, और बहुत खराब फिल्म थी। मैंने उसकी धज्जियां बिखेर दी। हाँ, जी में था। अब मैं सब हुआ फ्राइडे, दूसरे दिन सैटरडे मुझे कहा गया कि आपको हेड ऑफिस बुलाया। मैं गया, तूने कहा भाई क्या किया तूने, अपनी घर की फिल्म की? मैंने कहा लाला जी मैंने बहुत सोचा कि फिल्म तो 3-4 करोड़ की है, चैनल 90 करोड़ का है, तो मैंने कहा उसकी इज्जत बचा लेना चाहिए। तो उन्होंने देखा, जाओ भाई जाओ। कन्विंस है ना? तो बात तो सही है। और ये उस आदमी की महानता है। हाँ बिल्कुल। मतलब वो मुझे टर्मिनेट कर सकते थे खड़े खड़े, पर ये हेड्स ऑफ हिम, मतलब उनके जैसा लीडर है नहीं कोई। संजय पॉसिबल है आज के टाइम पे ये? बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़। जब टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब एनबीटी के साथ था, और जो कंगना वाला केस हुआ था,
तो मेरी कंपनी जानती थी कि पूरा गुफअप मेरे से हुआ है, या जो भी इसको बोले सही चीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई। और उसमें मुझे सिर्फ मतलब कभी ऑफिस ने नहीं बोला कि अब इस खबर को मत करो। और उस समय जब पूरी फेटर्निटी ने लॉक किया कि अब हम बैन कर देंगे, कंगना की खबरें नहीं चलाएंगे, तो भी मेरा साथ दिया। मतलब और जबकि हम फिल्म बनाते हैं, हमारी प्रोडक्शन हाउस जंगली पिक्चर अपना प्रोडक्शन हाउस था। तो एक होता है कि जब आपकी कंपनी फिल्म भी बनाती है और आप जर्नलिज्म में भी हो, तो आपको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है और आपके पास दिशा निर्देश आ जाते हैं। मेरे को कभी वो दिशा निर्देश आए नहीं और मेरे को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब आप अच्छा काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो सब आपके पक्ष में होता है। सर जैसे कि हम पीआर मशीनरी की बात कर रहे थे, तो पीआर जो ऐसे आज के टाइम पे इतना दबदबा है, जैसे संजय ने भी अग्री किया कि मुश्किल हो जाता है। तो उस दौर में ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है कि पीआर ने आपको दबाव है कि खबर हटाओ, ये सारी चीज़ करो और मेरे समय में पीआर इंडस्ट्री का जन्म हो रहा था। प्लीज़ सही हाँ बात। वो जानना है मुझे। पीआर इंडस्ट्री में जो ये जो डॉन बने बैठे हैं ना आज की तारीख में, ये उसका बीज पड़ना शुरू हुआ था। उसके पहले बड़े बड़े राजू कारिया जो थे, एक समय 60 फिल्में वो करते थे, 60 फिल्म्स एक साथ। मतलब वो स्टार्स को ऐसा पकड़ के बाहर लेके आते थे, पहले इंटरव्यू खत्म करो फिर बाद में दूसरा करना काम। राजेंद्र राव, उनको नाम लेना ठीक नहीं लेकिन मैं बोल देता हूँ, उनको जॉन ने एक बार कोई फोन वोन किया, किसी प्रोड्यूसर को जॉन ने बोला होगा, तो जॉन के रेफरेंस से वो है, तो वो जॉन को बोल रहे आपको किसने बोला मुझे काम की जरूरत है, मुझे नहीं करना है काम, है ना। तो ऐसे था राजेंद्र राव। और जब वो एक्सपायर हुआ है राजेंद्र राव, तो एक कंधे पे अजय देवगन थे, एक पे जॉन इब्राहिम थे और एक आमिर खान का था। 8-10 ही लोग थे, पर ये 8-10 में ये और महेश भट्ट साहब थे इन लोग आए थे। जी। ऐसा दिलदार आदमी है। मतलब एक बार मैं, मतलब उस समय पार्टियों का दौर होता था, मैं भी, तो रात को 1:30 बजे के आसपास मैं निकला, तो राजेंद्र राव भी मुझे मिले सीढ़ी पे मैरियट में। अरे क्या यार बॉस, तू, मतलब वो जिस भाषा में बोलता है वो सेंसर्ड है, वो बोल नहीं सकते, तूने मेरे हीरो का इंटरव्यू नहीं किया अभी तक। मैं कहा तूने कराया नहीं, अब भी करा दे, देख मेरे पास इंटरव्यू भी है, अब भी करेगा, रुक जा। रात को 1:30 बजे वो आमिर खान को कॉल कर रहा है, ए बॉस तू इंटरव्यू करेगा क्या अभी? तो आमिर ने कहा यार तो फिर उसने कराया मेरा दूसरे। तो ऐसा पागल आदमी था वो। आज किस पीआर में हिम्मत है जो स्टार के सामने खड़ा हो जाए इस तरह से? अब दे आर, एक चीज मैं पीआर इंडस्ट्री को बिल्कुल खुल के कहना चाह रहा हूं कि जर्नलिस्टों ने आपको बनाया है, उस समय सपोर्ट किया है। आप जर्नलिस्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड पीआर एजेंसी कोई नहीं ले सकती, और जर्नलिस्ट खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा तो हमेशा किसी के अधीन ही काम करेगा। क्या मजबूरियां देख पाते सर, क्यों? ये आप वो इंटरव्यू नहीं देंगे सर, अरे इंटरव्यू नहीं देंगे तो खबर चला लो, खबर तो निकल के आई ना इवेंट से, खबर चलाओगे तो काम हो जाएगा आपका, कॉल आ जाएंगे प्लीज खबर उतारा दो यार। उतारी है सर आपने कोई खबर दोस्ती यारी में कभी नहीं? मतलब मुझे याद है अन्ना की, सुनील शेट्टी में उनकी बहुत उतारने वाली खबर सर ने ली नहीं। बहुत इज्जत करता हूं मैं अन्ना की। मतलब अन्ना पे मेरा प्रेम और श्रद्धा दोनों है। उस समय गाड़ियों का बड़ा चलन हो गया था ना, इंपोर्टेड गाड़ियां, और अन्ना ने एक गाड़ी लाई थी जिसकी ड्यूटी नहीं भरी हुई थी, वो खबर हमने ब्रेक की और खबर चलाई गई। फिर अन्ना का कॉल आया, मुझे पता है तू खबर तो नहीं उतारेगा लेकिन मैं, मुझे कहने का मौका देगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दूंगा। फिर मैं उनके यहाँ ओबी लेके गया। तो खबर चलाओ क्यों जो उतारना है? या तो आपको रिग्रेट होगा, या आप
रिलेशन में करो। बहुत इंटेलिजेंट ये वो है कि खबर चलाओ क्यों जिसको उतारना है, तो ये आपको बहुत इंटेलिजेंट होना है कि आपको खबर चलाने से पहले आपको पूरी रूपरेखा बना ली है कि क्या क्या होगा। सर मतलब ठीक है, स्टार का ईगो हर्ट हो सकता है, पीआर का ईगो, मतलब क्या इतने सालों में क्या हम मेरे दोस्ती के या प्यार के संबंध स्टार्स से नहीं बने होंगे, पर ये दोधारी तलवार है, ना कोहू से दोस्ती ना कोहू से बैर। आज आपको रील्स बनाना है, चेंज हो गया है सर। तो जब रील्स बनाना है उसके साथ हंस हंस के, तो फिर खबर तो भूल ही जाओ मियाँ। नहीं मिल सकती। आप कर ही नहीं सकते ना, आप कैपेबल ही नहीं हो करने के। आपको रील बनाना है तो आप खबर नहीं कर सकते। तो सर इसमें पीआर की भी गलती नहीं है ना, आप तो फटाफट जो कह रहे हैं आप मान रहे हो, खत्म हो गई बात, उनके लिए इजी हो गया वो गेम। हाँ, तो इसलिए तो एक शंकर शेष का बड़ा सुंदर सा नाटक है, इसका नाम है राक्षस। रा, राक्षस क्रिएटर्स को खाते जाता है, कवियों को, लेखकों को, पत्रकारों को। एक बच जाता है उसमें, वो बोलता है मैं नहीं गा रहा। तो आप करप्शन इस तरह से होता है ना कि फला आदमी के इतने फॉलोअर्स है, उसको रील। आप एक बात बताओ, ये पीआर इंडस्ट्री भी सुन ले और स्टार्स भी सुन ले सारे के सारे, कि ये इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यू देना शुरू किया इन्होंने, मीडिया को अवॉइड कर दिया। क्या कौन सी फिल्में हिट हो गई ये इन्फ्लुएंसर्स के बल पे, जिनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है? कौन सी फिल्म हिट हो गई? आपकी फिल्में धड़ाधड़ फ्लॉप हो रही है। तरीका वही सही है जो ट्रेडिशनल तरीका है कि आप जर्नलिस्ट को क्योंकि उसका ब्रेड एंड बटर नहीं है ना, इंडस्ट्री को प्रमोट करना इज नॉट उसका ब्रेड एंड बटर नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। और सर यही वजह है ना कि आज देखो, अगर हम बात करें बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ सिनेमा की बात की जाती है, कहा जाता है वो ज़्यादा रूटेड है, वो अपनी फिल्मों, अपने बैकग्राउंड को अच्छी तरह से दिखाता है, जो हमारी फिल्मों में नहीं। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता सर, बहुत सारी फिल्में आती है जो मुझे लगता है बहुत है, वो उस तरीके से प्रमोट नहीं है, या लोगों का भरोसा अब उस तरह से रहा नहीं है, जो बैक टू बैक जो फ्लॉप जा रही है। जो हमारे बड़े आर्टिस्ट, एक टाइम पर होता था ईद पे जब सलमान आते थे, 100 करोड़ तो एक वीक में होते थे, 3 दिन में हो जाते थे। पर आज के टाइम पे उनकी फिल्में भी इस तरह वर्क नहीं करी, तो एक जो भरोसा जो ऑडियंस का टूटा है, क्या यही वजह है सर? बहुत सही सवाल है आपका। एक समय जब यशजीत है, यशराज फिल्म का ब्रांड अगर किसी फिल्म पे लगा है कि यशराज फिल्म्स YRF, तो वो फिल्म अच्छी ही होगी, ये गारंटी थी। उसके बाद यशराज कारपोरेट हो गए, फिर धड़ाधड़ फिल्में आई, फिर वो एक दौर आया जब 4 5 6 फिल्में धाड़ 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 फिसल गई। लोगों के मन से यशराज फिल्म अच्छी ही होगी ये विश्वास खत्म हो गया ना। राइट। फिर अब वो अपनी बुद्धि पे भरोसा करने लगे ट्रेलर देख के। पहले से ब्रांड काफी था, अब यार ट्रेलर देखते हैं एक बार। और ट्रेलर में क्या ही समझ में आ जाता है सर? ट्रेलर में तो आप ठीक है, बहुत लोग दावा करते हैं कि ट्रेलर से पता चल जाता है फिल्म हिट है या फ्लॉप है, पर मैं मानता हूँ कि आप उसे पूरा देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। एक ट्रेलर से हाँ, मतलब मैं उन लोगों के भी खिलाफ हूँ, उन पत्रकारों के भी खिलाफ हूँ जो ट्रेलर से पूरी फिल्म को बयां करके उसको शुरुआत उसमें ही उसको गिराने में लग जाते हैं। आप इसके लिए नहीं हो। फिल्म जर्नलिस्ट का काम क्या है? आपको सूचनाएं देना है, आप मीडिएटर हो। आप इसकी अच्छी चीज को भी तो दिखाओगे ना लोगों को। बिल्कुल। पर आपको इंटरव्यू नहीं मिला है या आपको कोई वेंजियंस है, तो आपने उस फिल्म की बजाना शुरू कर दी। पर्सनल ईगो, पर्सनल ईगो, प्रोफेशनल ईगो रखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल ईगो आप सर पे बिठा के रखो कि पिंक विला को इंटरव्यू नहीं दिया, साला अब बताता हूं पिंक विला क्या चीज है। हर्ष को नहीं मिला, ठीक है, बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन पिंक विला ब्रांड है आपका, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है ना।
संजय क्या समझ रख रहे हो वो क्या? कहते हैं ना कि निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छपाए, वो है। मुझे लगता है कि एक समय था जब इस लाइन को समझते थे एक्टर्स भी, और वो अपनी निंदा करने वालों को प्रेम भी करते थे। ये लव हेट का रिलेशन, मुझे किसी एक्टर ने कहा था कि हम ना मियाँ बीवी जैसे हैं, हमारी नोक झोंक चलती रहेगी। नाम ले सकते हो संजय, क्यों? ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भूल गया, पर ये कोट अनकोट है, आपको यूट्यूब में मिलेगा कि पत्रकार और कलाकारों का जो रिश्ता है वो मियाँ बीबी की तरह है, ये नोक झोंक होती रहेगी। देखो कितनी बड़ी बात, पैरेलल रखा है। तो और हमारा भी काम है, उनका भी काम है कि जिस इंडस्ट्री के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उसको नर्चर भी करें, उसमें खाद भी डालें। पूरी तरीके से उखाड़ के नहीं फेंकना है, हम तो मूल खेती को उखाड़ के फेंक रहे हैं। ये जर्नलिस्टों के लिए भी है जो आज या पिछले दिनों ऐसा जर्नलिज्म किया कि हम उनके घरों में घुस गए, बेडरूम में घुस गए, उनके बच्चों में घुस गए। हम जबरदस्ती तैमूर को दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, देखो तैमूर निकला, देखो अरे कितना देखेंगे तैमूर। तो ये हमारी गलती भी थी। मतलब पेपराजी नाम की जो चीज पीआर इंडस्ट्री ने ही डेवलप की है, ये उन्हीं का भस्मासुर। ये पहली बार जब मतलब मेरे को याद रहा, मैं बोल दूं भूल जाऊंगा वरना। बहुत अच्छा टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। ओके। तो जब मुझे पता चला कि ये पेपराजी, मतलब पहले हम लोग किया करते थे, हमको कोई टिप्स नहीं आती थी, रात रात पर खड़े रहते थे, हमारे सर ड्यूटी लगाते थे हम लोगों की, आज रात को ये जाएगा, आज रात को जाएगा। और मेरे को बड़ा बुरा लगता था एयरपोर्ट पे खड़ा होना, मुझे लगता था कुछ मिलता नहीं, एक विजुअल मिलता है, कैमरामैन चला जाए। पर वहां पे स्टोरी डेवलप होती थी, एक विजुअल और फिर पूरी कहानी कह देना। ये एक अच्छा प्रोड्यूसर, एक अच्छा रिपोर्टर होता है। करण जौहर ने क्या किया, इंडस्ट्री के अपने आप को माफिया भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को तय किया कि भाई हम तुमको महीने में इतने पैसे देंगे और तुम हमारे इन 5 एक्टर्स को 10 एक्टर को स्पॉट करो, और ये कहाँ स्पॉट होंगे हम आपको बता देंगे। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है, कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है, किसी ना किसी पेपराजी वालों ने बोला है। जो भी 4-5 बड़े नाम हैं, मानव मंगलानी या बाकी लोग जो हैं, वो नाम ही मुझे सामने आ रहा है। तो उनको प्रॉपर पैकेज किया कि भाई ये लड़कियां हमारी लॉन्च हो रही हैं, ये लड़के लॉन्च हो रहे हैं, ये यहाँ जाएंगे। मोस्टली जिम जाते थे, एयरपोर्ट में जाते थे, और 2-4 जगह था, घर से निकलते थे, ये होता था। या करण जौहर जब कोई फिल्म लॉन्च करते थे तो एक्टर अगर इंडस्ट्री का नहीं है तो वो सेट करते थे, और वो पैप्स होता था, वो होता था, और वहाँ से ये शुरू हुआ। ये बहुत नया था। उसके बाद आया ये अपना कोविड जब आया तो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक्टर्स घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, इंटरव्यू हो नहीं रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। तो कोविड में ये फला फूला। कोविड में इसने हमको काम भी दिया, घर बैठे उन विजुअल्स को देखकर, उनकी लिपसिंग को देखकर हमने, तो कोविड में ही बेसिकली ये पेपराजी इतना बूम हुआ कि एक, मैं राखी सावंत का नाम लूंगा, कि राखी सावंत कोविड की सबसे बड़ी देवी थी। उसने हमको इतना काम किया कि वो 20 मिनट बोलती थी, मैं 20 वीडियो बनाता था, और अच्छा लगता था देखने में भी। उर्फी जावेद उसी समय आई, वो अपना बोल्ड, वो देखिए इंडस्ट्री को ना हर चीज़ चाहिए, एक बाबा भी चाहिए, एक नाचने वाली, एक मतलब आइटम नंबर भी चाहिए, एक इंटेलिजेंट एक्टर भी चाहिए, एक ड्रामा करने वाला भी चाहिए, एक रणवीर सिंह भी चाहिए, कार्तिक आर्यन भी चाहिए, करण जौहर भी चाहिए जो खुद को माफिया बोले, कंगना रनौत भी चाहिए, करीना कपूर भी चाहिए जिसके अंदर स्टार वाला वो स्टार एटीट्यूड हो। तो ये हर तरह के लोग हैं, और हर तरह के लोगों के दर्शक भी हैं और लोग देखते भी हैं। एक ज़्यादा बोलने वाला भी चाहिए। तो ये सब चीज हमको सब कुछ देखिए, राखी की बात कर रहा, मतलब राखी को मैं हेड्स ऑफ हर, सच फेवरेट है मेरी वो। जहां से, जिस जगह से वो उठ के आई, और आज हम इस पॉडकास्ट पे राखी की बात कर रहे हैं, और इतने सालों में वो स्टिल नहीं हुई कहीं। मतलब उसने मजबूर कर दिया, वो ऋतिक आपको रोशन एंटरटेन ही करती है। उसने ऋतिक रोशन को मजबूर कर दिया कि तुम मुझे अपनी फिल्म में आइटम नंबर बनाओ, मैं वो हूँ। उसने शाहरुख खान को मजबूर कर दिया, मुझे लो तुम मैं हूं में। उसने बड़े बड़े एक्टर्स को बोला कि भाई मैं हूं, और उसने अपनी जगह खुद बनाई। राखी अगर एक तरीके से देखो, जब सर ने अभी दीपल का नाम लिया था, दीपल, हाँ, तो उस तरीके से वो मतलब लोगों, बड़े बड़े लोगों को, प्रोड्यूसर्स को पैसा लगाना पड़ा, सेट बनाना पड़ा, नचाना पड़ा। टुक टुक देखें वाला जो गाना है आप देखो, इस तरह वो उसका स्टारडम है, राखी का स्टारडम, मतलब डिजर्व करती है वो अपने आप में स्टार है। हाँ, राखी मतलब अगर वो घोषणा कर दे कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, हाँ, तो वहां पे मीडिया झक मार के पहुंचेगी, उसको किसी पेपराजी को पैसे देने की जरूरत नहीं है या कुछ भी करने की जरूरत। और वो खुल के बोलती है कि ये मेरी रोटी पानी है, पेपराजी मेरा घर का रोटी चलाता है, मैं मीडिया की बेटी हूँ। नहीं, उसने अभी बोला कि भाई मेरा रोटी चलता है इस पेपराजी से।
मतलब वो खुल के बोलती है, मज़ा आता है। एक और बात पे आपने कहा था कि साउथ वाली जो बात आपने की थी, मुझे ऐसा लगता है जो मैं देख रहा था और साउथ फ़िल्मों की हम बहुत बात करते हैं। पहले क्या था कि एक तो हम लोग साउथ की फ़िल्में देखते नहीं थे, फिर धीरे-धीरे डब करके साउथ की फ़िल्में आने लगीं, तो हम लोगों ने फ़िल्में देखना शुरू किया। फिर साउथ की फ़िल्मों को हिंदी में लोग देख रहे थे, तो यहाँ के एक्टर्स पहले भी साउथ की फ़िल्में चुरा के बनाते थे। बहुत सारी फ़िल्में हैं और अनिल कपूर ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी इंटरव्यू में कोट अनकोट किया है कि हम साउथ की फ़िल्में नया-नया नहीं है, हम पहले भी बनाते थे। पहले राइट्स-वाइट्स, कहानी-वहानी के बहुत ज़्यादा अधिकार के वो सब होते नहीं थे, तो ये लोग आराम से बनाते थे। महेश भट्ट साहब ने खुद, ये भी कोट अनकोट है, वो खुद कहते हैं, "भाई बना हुआ सिनेमा है, क्यों मेहनत कर रहे हो? कॉपी पेस्ट करो ना, रशियन सिनेमा, कोरियन सिनेमा।" और भट्ट साहब करते भी हैं। ये बात दीपक तिजोरी ने भी मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि भट्ट साहब खुद ऐसा बोलते हैं और स्ट्रक्चर फॉलो करते स्ट्रक्चर हैं, फॉलो तो करो। उसको, उस स्ट्रक्चर को उठा के अपने परिवेश में हाँ, रख दो। अभी जितना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं जिसमें आपका। तो साउथ का जो सिनेमा था ये हम बनाने लगे। तो साउथ वालों ने देखा कि भाई हिंदी में बनता है तो और अच्छा मतलब इसकी तो 100 करोड़ वाले उसमें पहुँच गया। फिर आरआर जैसी फ़िल्में हैं जिन्होंने 1000 करोड़ भी कमाई। तो इन्होंने सोचा कि भाई हम ही इसमें एक्टर होंगे, हम हिंदी में भी बनाएँगे और अपनी भाषा में बनाएँगे। तो वो अपना हिंदी और वो दोनों करने लगे। तो इनके हाथ से काम छिन गया। पहले बॉलीवुड वाले, आप देखो एक बहुत अच्छी बात है कि ये पहला साल था दीपावली में, जब साल के शुरू में 2025 में हम लोग खबरें करते थे सर कि इस साल जो मुख्य मुख्य त्योहार होंगे वहां पर ये फिल्में भिड़ेंगी। साल के शुरू में हम ये स्टोरीज करते थे। फिर 6 महीने बाद आता था कि अब हाँ ईद आ गई, ईद वाला हो गया। ये बड़ी बड़ी जो भी वीकेंड्स होते थे, ऐसे वीकेंड्स जिसमें लोग अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने जाते हैं और इंडस्ट्री एक अच्छा पैसा, एक अच्छा मुनाफा कमाती है। ये पहला साल था, कोविड में तो बात ही नहीं करेंगे। ये पहला साल था जब ये खाली था, मतलब त्योहार ऐसा जिसमें कोई कलर नहीं, कोई शाहरुख, सलमान, आमिर, अमिताभ बच्चन या अजय देवगन या अक्षय या जो भी शाहिद या कार्तिक आर्यन, कोई बड़ा एक्टर नहीं था। खाली दिवाली थी। मतलब ना हमने खबरें की, ना ये लोग आए। मतलब माहौल कैसा होता था? मतलब शाहरुख की फिल्म या सलमान की फिल्म आ जाए तो देश में उत्सव जैसा होता था। तो इसलिए माहौल में फेस्टिविटी होती थी कि यार शाहरुख की फिल्म आ रही है, सलमान की फिल्म आ रही है। इसकी अब ये एकदम ही खाली हो गया इस बार। इस आपको और किसी ने वैसे मिस नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। हुँ। इसकी वजह भी है। इसकी वजह मुझे जो लगती है, ऐसा लगता है कि हम लोग ना पहले जब इंटरव्यू करते थे कि इस साल कौन-कौन सी फ़िल्में आएगी, हम लोग सर बहुत सारा प्लान बनाते थे ना, पूरे साल का प्लान बन जाता था और जनवरी के महीने में हम बताते थे कि पूरा साल क्या करने वाला है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले हमारे एक्टर ये बताते थे कि इस दीपावली हम ला रहे हैं आपके लिए तोहफ़ा, ये फ़िल्म आप देखना, है ना? जैसे मान लो शाहरुख की कोई फ़िल्म आई, मैं हूं ना या सांवरिया या जो भी वो फ़िल्म ओम शांति ओम आई थी, हम ये ला रहे हैं आपके लिए, हम ला रहे हैं आपके लिए, पूरे साल चिल्लाते थे और फिर नवंबर में दिवाली के समय वो रिलीज़ करते थे। लेकिन जब दर्शक ने विश्व का सिनेमा देखा, साउथ का सिनेमा देखा, अपने घर में मोबाइल में बैठकर 140 देशों की फिल्में देखी, उसके बाद उसने बोला तुम लाओगे नहीं, मैं मांगूंगा तुमसे, मेरे को ये कहानी चाहिए। उनकी मांग शुरू हो गई और जब मांग शुरू हो गई तो देने वाले घर में बैठ गए कि भाई हम इस दिवाली कुछ ला नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम जो दे रहे हैं तुमको पसंद नहीं आ रहा है। क्या हुआ था कि कोविड में हमारा जो इंडस्ट्री के मेकर्स थे वो एक पर्टिकुलर टाइप का सिनेमा बना रहे थे। अब कोविड आ गया। कोविड तो साला किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा चल जाएगा। वहां पे आम आदमी का भी एक्सपोजर हुआ वर्ल्ड सिनेमा से। वो ग्रेजुएट हो गया। अब इधर जो स्टॉक था 2 साल का, वो तो 12th वालों के लिए था, ग्रेजुएट्स के लिए तो था ही नहीं। अब वो धड़ाधड़ रिलीज होना शुरू हुई और इन्होंने सिरे से नकार दिया कि अभी ये क्या बुलशिट दिखा रहे हो यार। अब अगर कोविड नहीं होता तो वो फिल्में अच्छी थी, पर दर्शक यहां चला गया, फिल्मों का स्तर यहां था। अब धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि नए लोग, इंडस्ट्री बहुत इस मामले में मैं माफी चाहूंगा, बहुत ही हिपोक्रेसी से कि नए लोगों को मौका, और नए लोगों को मौका मतलब विक्रांत मैसी को नया हीरो लिया बोलते हैं विनोद चोपड़ा। नया हीरो बेचारा वो अपना प्रूव कर चुका सारा यार।
उसने तमाम सारी फिल्में और ओटीटी सीरीज या वेब टीवी में प्रूव किया अपने आप को। उसने अपना एक फैन बेस बनाया। तो नए लड़के को लॉन्च नहीं कर रहे हो आप। आपने शिकारा में नए लड़के को लॉन्च किया था, वो नया लड़का हो। तो नया आदमी वो होगा, नया राइटर वो होगा जो जिसने पहले काम नहीं किया है कहीं। आप नया राइटर मतलब कहीं पे छोटी फिल्में 4-5 उसने अच्छी बनाई लिखी, फिर आप बोलते हो एक नए आदमी को मौका दिया। आपके लिए नया नहीं, इंडस्ट्री के लिए नया सब्जेक्ट लेके आए। तब जब वेराइटी ऑफ द सब्जेक्ट आएगा ना, जब मैं एमपी से कहानियां लेके आऊंगा, ये राजस्थान से कहानियां लेके आएगा, आप तमिलनाडु से कहानियां लेके आएगा, कोई केरल से, तब वो वैरायटी जब दिखेगी। अभी ये हो रहा है कि ये 10 लोग हैं, अच्छा ये फिल्म की कहानी तू लिख, अगली की तू लिख, उसके अगली की तू लिख, फिर ये खत्म हुआ, फिर अच्छा इस अगले के तू लिख, फिर यही सर्कल चल रहा है। तो एग्जॉस्ट हो जाता है ना आदमी, कितना लिखेगा। एक कल्पनाओं की एक लिमिट होती है। मेरे सपने क्या है? मेरे सपने 4-5-6 हो सकते हैं कि 50-60 होंगे। मैं वो 5 सपने बेहतरीन लिखना चाहता हूं। लेकिन आप बोल रहे हो छठा भी लिख दे, 7वां भी लिख दे, 8वां भी लिख दे, 10वां, तो वो उस डाइल्यूट जो एक वो है, वो उसमें पानी डालते जा रहे हो, पानी डालते जा रहे हो, तो वो इतना डाइल्यूट हो गया कि उसका कलर ही नहीं दिख रहा है। सुंदर। आप नए राइटर्स देखो, नए लोगों को देखो, तो कुछ क्रिएटिविटी आएगी, कुछ नए सब्जेक्ट, नई कहानी आएंगी, नए विषय आएंगे। अच्छा सर, हम एक टॉपिक था पेपराजी का। रिसेंटली जया बच्चन साहब का आपने वक्तव्य सुना होगा, जो उन्होंने बैठ के पेपराजी के लिए जो चीज़ें कही। मुझे ये बताइए सर, जो लेट 90s में जो फोटोग्राफर तो जाते थे सेट पर, उनकी जो होते, उनमें और इनमें क्या फ़र्क आ गया है? और जो जया बच्चन ने कहा, क्या वो आप कितने हद तक उनसे सहमत है या असहमत है? सब लोग गालियां देंगे मुझे, लेकिन जब सुरेश दादा या ये सारे लोग सीनियर लोग काम करते थे, राणे, भाटिया जी, दे वर कॉल्ड फोटो जर्नलिस्ट। उनको पेपराजी नहीं बोला जाता था। यही फर्क है कि फोटो जर्नलिस्ट है वो, और ये पेपराजी है। बट सर, जो जिस तरह से जया बच्चन का जो पूरा रूप बाहर आया, क्या समझ रखते हैं? आप भी देखते हैं कि फील्ड पे जिस तरह से माहौल हो रखा है। आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये दोनों ही पक्षों की गलती है। मतलब इसमें पीआर इंडस्ट्री ने, जैसे अभी संजय ने भी कहा कि पीआर इंडस्ट्री ने इसको बढ़ाया, ये भस्मासुर हो गया। अब इंडस्ट्री ने ऐसे कई काम करती है, इंडस्ट्री समय समय पे अपने भस्मासुर पैदा करती रहती है। बहुत शौक है इंडस्ट्री को ऐसे कि जो कल कोर्ट के इनके ऊपर ही श्राप देता रहता है, ऐसे बहुत काम करती है इंडस्ट्री। बड़ा मजा आता है इनको काम करने में ऐसे। तो अब क्या हो गया ना, पोस्ट कोविड आने से ये हुआ कि देव यूट्यूब चैनल खुले धड़ा 1760। अब एक एडिटर था, एक कैमरा अटेंडेंट था, एक फोटोग्राफर था, एक डेस्क वाला था, एक उसका देखा देखी ड्राइवर था। सब ने अपने चैनल खोल लिए, क्योंकि उसको काम आता है, उसको पता है, उसने देखा हुआ है। ड्राइवर था जो यूनिट लेके जा रहा था मेरे साथ, उसने चैनल खोला कि यार ऐसा ऐसा शूट होता है, ऐसा ऐसा करना होता है, उसको पता है। अब उसने अपना चैनल खोला, वो भी अपना मोबाइल लेके लगा हुआ है। तो आप उनसे वो जर्नलिज्म वाली उम्मीद तो नहीं कर सकते हो ना सबसे। लेकिन सर, ये तो क्योंकि वो फेटर्निटी में काउंट हो गए हैं, तो इसकी वजह से जब वो जया बच्चन ये दे आर बात, कॉल्ड पेपराजी, यस, दे आर नॉट कॉल्ड मीडिया। ये तो है। उसका एक ये रिएक्शन जो आ रहा है ना कि मीडिया को आड़े हाथों लिया है, ये सारी चीजें। मीडिया को पेपराजी और मीडिया इज डिफरेंट थिंग। जैसे प्रेस और मीडिया में फर्क है, वैसे ही पेपराजी और फोटो जर्नलिस्ट में फर्क है। मानव
मंगलानी या विरल बयानी, योगेश भाई, है ना, या हमारे भाटिया का, ये 4 अगर जाएंगे तो इनका फोटो ये इनके हाथ में जब कैमरा होगा तो ये इस तरह से फोटो लेंगे या वीडियो लेंगे जो इस तरह पेपराजी ले रहे हैं अभी, क्योंकि इनको सप्लाई करना है, इनको 10 जगह सप्लाई करना है, तो वो सिर्फ रॉ मटेरियल भेज देना है, बाकी तुम्हारा जानो। उसमें कोई जर्नलिस्टिक एंगल नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, जैसे एज एंड व्हेन बस शूट करके दे देना है। वो भी इस एंगल से, उस एंगल से, ऊपर से, नीचे से, स्पॉटेड फ्रॉम हेड टू टोज, कहीं से भी स्पॉटेड हो सकता है। ये छोटे छोटे चैनल्स की मजबूरी भी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी मजबूरी भी है, तो ये उनका सप्लाई की मजबूरी है। यहां पे अब सैलरीज आप उतनी दे पा रहे हो, आप एक अगर मानव या विरल कोई रखेगा तो उसको कोई जर्नलिस्ट की सैलरी वाला तो बेचारा नहीं रख पाएगा उसको, तो वो वैसे ही रखेगा, तू शूट करके ले आ बस। तो मामला वहां फंसता है। तो दे आर पेपराजीज, दे आर नॉट जर्नलिस्ट। उनका काम है आड़ा तेरा तिरछा बाका जो भी है, तू लग जा और शूट करके दे दे बस। संजय, आपने तो साथ में काम किया है ये पूरी फौज के साथ भी, क्या मुझे लगता है कि जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, ए ग्रेड फिल्में, बी ग्रेड फिल्में, सी ग्रेड फिल्में, डी ग्रेड फिल्में, उसी तरह जर्नलिज्म में भी ग्रेड्स हैं। ये जो सबसे नीचे का जो ग्रेड है ना, जिसको अच्छा कोई भी बात ना हम शालीनता से भी कह सकते हैं और भड़क के भी कह सकते हैं। आपके अंदर एक गुस्सा होता है, आप कितने शालीनता से उस गुस्से को कंट्रोल करके बैलेंस करके आप कह सकते हो। जया बच्चन ने अपना जीवन जी लिया है, वो एक सेलिब्रिटी हैं, सांसद हैं, और उनका बात करने का तरीका यही है, मतलब वो फिल्टर नहीं लगाती हैं। मुझे लगता है कि एक उम्र के बाद ना हम अपने बुजुर्गों को उनकी इस तरह की बातों को नजरअंदाज कर दें। नहीं जो देश और संजय मैं इसको पूरी बात कह रहा हूँ, हाँ, नजरअंदाज कर दें। जो देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम या और जो किसी को हर्ट करता हो उसके खिलाफ ना हो, वहां तक माफ कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि बात वो सही कह रही हैं, हाँ, किस तो तरह भी माफ नहीं कर देना चाहिए, वो जो बात कह रही है वही सही है। हाँ, मीडिया और पत्रकारिता और इसमें बहुत फर्क है। हाँ, दे आर नॉट जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है। तो जया जी को मैं सलाम कहता हूँ कि बड़े बड़े नहीं स्टार्स ये कह नहीं पा रहे हैं आज। उनकी कहने के तरीके को माफ करना चाहिए। अगर यदि हमारी फ्रेटर्निटी को बुरा लगा है तो, जैसे मैं तो समझदारी से समझ गया। जया जी का जो वो है, जया जी बात करेक्ट है, उनके जो पिताजी बहुत बड़े पत्रकार थे, तो वो पत्रकारिता का अपमान नहीं कर सकती है, वो उनको पता है पत्रकारिता क्या है। पर जो आज हो रहा है, मैडम 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 इधर से उधर से, ओ मैडम मैडम इधर से इधर देखिए। अरे भाई, आदमी किस मूड से आ रहा है? वो किसी डेथ से आ रहा होगा, स्मशान घाट से आ रहा है तब भी आप वैसे ही चिल्ला रहे हो, शादी से आ रहा है तब भी आप वैसे ही चिल्ला रहे हो। हमको पेपराजी हमारा एसेंशियल हिस्सा है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। पर्टिकुलर एक जो उन्होंने कपड़ों को लेकर बात कही, बाकी सारी चीज़ें उनका सही है, तो उस तरह से टारगेट किया गया, उसको लेकर भी लोगों के एक फीडबैक आया कि यार ये थोड़ा सा क्लासिस्ट हो गया। देखो, जया जी हमेशा बहुत मुखर रही हैं, वो आज से नहीं, शुरू से बहुत ही मुखर रही है, और उनके विचारों में कोई छिपाओ या वो शुगर कोटेड बोलने वाली लेडी ठीक है। वो एक्चुअली हमको उनके भाव समझते हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। जो जया जी को जानने वाले लोग हैं शुरू से, उनको पता है कि वो ऐसी ही बात करती है। और संजय जैसे बोल रहे हैं कि आज आपके पास एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है, क्या वो बरमूडा और टी शर्ट में या सैंडो में आएगा? आपको पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं। उसका एक ड्रेस कोड है, उसका एक डेकोरम है। अब व्हेन यू आर इन अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, आप मीडिया के हिस्सा हो, आप जर्नलिज्म का हिस्सा हो,
आपको एक डेकोरम तो मेंटेन करना पड़ेगा। समटाइम्स हम देखते हैं ना कि पेपराजी गुस्सा करते हैं, अरे कब से बुलाया, खड़ा करके रखा, हम पीछे से कमेंट सुनते हैं। समटाइम्स वो कहते हैं, स्टार्स कहते हैं कि अरे आपको किसने बुलाया। ये एक अलग गेम चलता है ये। अलग गेम, सबको पता है अब दुनिया में कि स्टार्स जो हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपके ही मैनेजर, आपके ही सेक्रेटरी, गुलशन ग्रोवर ने मेरे एक पॉडकास्ट में यही बोला, ये बात थी कि आपको सबको पता है, एक्टिंग कर, अरे आपको कैसे पता पड़ा यहाँ पे मैं आई हूँ। अरे तेरी सेक्रेटरी ने पैसे दिए उसको यार, महीने के पेरोल पे तेरे, कि तुझे आ जाएगी वहां पे आएगा। ओके, राइट। संजय, हम एक बात कर रहे थे, आपने कंगना वाला जिक्र किया, वो हम वीडियो देखते हैं। अगर आप अपना पक्ष बता सके कि क्या हुआ था और कैसे पूरा वो हाईलाइट हो गया था, प्लीज। देखो हुआ क्या था कि 4 बजे 7 बजे हम लोग को टाइम दिया गया था कि 7 बजे आ जाओ। कंगना की वो जजमेंटल है फिल्म का म्यूजिक रिलीज था, गाना रिलीज था। 7 से 8, 9, 10, 11 बजे मैडम आई। अब एक तो ये होता है यार, ठीक है 1 घंटा सर ने कहा कि हमको वेट कर लेना चाहिए, स्टैंडर्ड। अब पीआर का दबाव होता है, ठीक है हम भी इतनी दूर से आए हैं, आज दिन का एक ही असाइनमेंट मेरे नाम लिखा था, चलो ठीक है हम कवर करेंगे। आप आते हो, आप रिग्रेट भी नहीं करते हो कि भाई आप लेट आए, अब आपका वही एटीट्यूड है, ठीक है चलो वो भी हमने माना। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो शुरू हुआ, और जो एक्चुअली मेरा कंगना से डायरेक्ट झगड़ा नहीं हुआ था। जो एमसी था वो मेरे ही चैनल में काम करता था, मैं भूल गया था, सुरेंद्र। तो सुरेंद्र ने बोला कि कौन पूछेगा पहला सवाल। अब मैं ना बहुत जल्दी निकलना था मुझे, और मैं जल्दी में था कि चलो मैं पहला सवाल पूछ लेता हूँ, मेरा काम हो जाए, निकल जाऊँ, ये पार्टी मेरे काम की है नहीं। तो मैंने पूछा मैं पूछ लेता हूँ। सुरेंद्र ने की बदतमीजी। सुरेंद्र मेरा दोस्त नहीं है, कभी हाय हेलो नहीं हुआ, और वो मुझे बोल रहा है कि तेरे को बहुत सवाल पूछना। अरे तुमने ही तो पूछा मुझे कि कौन पूछेगा सवाल। अब मेरे को, अब भाई एक तो मैं 4 घंटे से वेट कर रहा हूँ, बारिश हो रही है, मेरे को निकलना है, सब कुछ यार सब देखो, और मैं सभ्यता से बोल रहा हूँ कि पहला सवाल मैं शुरू कर देता हूँ। तो चलो उसने बोला, मजाक उड़ा दिया मेरा सबके सामने। आप अपना मजाक उड़वाएंगे तो बार बार लोग उड़ाएंगे, और आप पहली बार ही मना करेंगे तो फिर लोग बंद हो जाएंगे, और आप अत्याचार सहते हैं तो बार बार अत्याचार होता है। ये कोई मेरे साथ मजाक नहीं चल रहा था, ना मूड था वैसा, ना तो कहा गया था कि मजाक। या कपिल शर्मा के शो में आप जाओ ना तो आपको कहा जाता है कि भाई यहाँ पे हंसी मजाक होगा, अंदर मत लेना, ठीक है। तो ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं था कि जजमेंटल है कि उसमें। तो ठीक है, फिर दूसरी बार कुछ आया तो फिर मैंने हाथ उठाया, कुछ हुआ तो फिर वो उसने गंदा कमेंट किया, मैं फिर सह गया। मुझे लगा चलो ठीक है मेरे ऊपर है, चलो मेरे को अपने आप पे आवाज नहीं उठानी थी, ठीक है मैं सह सकता हूँ। फिर ना जस्टिन ने सवाल पूछा। जस्टिन मेरे से छोटा है, उम्र में भी और इंडस्ट्री में भी। पता नहीं मुझे जस्टिन की पत्रकारिता बहुत अच्छी लगती थी, उसके सवाल पूछने का ढंग बहुत अच्छा लगता था, तारीफ करूंगा। कोई भी कठिन सवाल पूछना हो, कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना हो, तो जस्टिन बहुत अच्छे से इंग्लिश में पूछा करता था और किसी को बुरा नहीं लगता था। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ हमेशा। उस दिन जस्टिन ने जब सवाल पूछा तो कंगना ने उसको बोला कि तुम मेरे खिलाफ बुरी बुरी खबरें लिखते हो, गंदी गंदी खबरें लिखते हो। 500 लोग भरे हैं इंडस्ट्री के सबसे बड़े बड़े लोग, जहाँ पे सबसे बड़ी प्रोड्यूसर एकता कपूर खड़ी हैं, डायरेक्टर खड़े हैं, निर्माता निर्देशक खड़े हैं, सारे जर्नलिस्ट खड़े हैं, बड़े बड़े लोग सीनियर्स खड़े हैं। वहां पर तुम एक लड़के को ह्यूमिलिएट कर रहे हो कि तुम मेरे बारे में गंदी गंदी खबर लिखते हो, सिर्फ गंदी गंदी ही खबर लिखते हो। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, मुझे और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और वो लड़का अकेले बोल रहा है, नहीं नहीं कंगना आप पावरफुल पोजीशन और कुर्सी में बैठे हैं तो आप मेरे ऊपर ऐसे नहीं। वो बहुत सभ्यता से बोला, ये सभ्यता काम नहीं आएगी। मैं थोड़ा हूँ गंवार, मैं पुलिस वाले का लड़का हूँ, मेरे अंदर वो है, थोड़ा क्रोधी भी हूँ, मैं गलत चीज कभी नहीं सहा हूँ, और आज मैं सर के सामने बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं शायद सही हूँ, ईमानदार हूँ अपनी बात पे। तो मेरे को आई गुस्सा, में बोला मेरा मजाक उड़ा था, ठीक था, इसका नहीं होना चाहिए, एक अच्छा रिपोर्टर है, एक अच्छा जर्नलिस्ट है। तो फिर मैंने बोला कि भाई पहले तो तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। मैं बोला यहाँ पे सिर्फ कंगना और जस्टिन बात करेंगे, कोई पीआर की 5 लड़कियां आ गई मेरे ऊपर चढ़ गई, ये सब कि नहीं, ये सब, क्योंकि वो समझ रहे थे बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और मैं चाहता था ये बात निकले, क्योंकि अब मेरे लिए खबर भी बन रहा था, खबर तो है जैसा कि सर कहते हैं। तो मैं कैप्चर भी कर रहा हूँ, मैं हाथ में मेरे मोबाइल में कैप्चर भी कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा था इतनी, देखो एक ना रिपोर्टर का लालच भी होता है,
उस खबर का, उस विजुअल का, वो नोक झोंक का। ऐसा कोई किसी को मार काट नहीं रहा था, बातों से हो रही थी, सुंदर बातचीत हो रही थी। मैं देखना चाहता था जस्टिन कंगना के साथ कैसे डील करता है। कोई बुरी बात नहीं हो रही थी वहां तक। जब मैं भड़काऊं कि नहीं मेरे को कंगना और इसकी बात चाहिए, वरना हिसाब किताब आपने देखा होगा, फिर आगे वो विजुअल आप देखो यूट्यूब पे। तब फिर एकता कपूर ने बोला कि नहीं नहीं आप शांत हो जाइए। तो फिर जस्टिन और कंगना बात करते हैं, बात खत्म होती है। पीआर का प्रेशर तब तक आ चुका था। बातचीत क्या हुई आपने देखा, खत्म हुआ। उस रात को फिर जो मेरे साथ बॉडी लैंग्वेज और बातों में जो कुछ हुआ हुआ, ये बात दिल्ली तक गई, मेरे ऑफिस तक गई। मेरे ऑफिस वालों ने मुझे एक शब्द नहीं कहा, एक फोन नहीं कहा। मेरे बॉस ने सिर्फ इतना कहा कि संजय ध्यान रखा करो, इस तरह के विवादों से बचा करो। ये मेरे बॉस की लाइन थी। और उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुमने कोई गलत काम किया, कुछ किया। सर ये तो संजय की हुई स्टोरी थी। आपकी इतनी लंबी पत्रकारिता में कुछ ऐसी स्टोरी जो आप बता सके, कुछ ऐसे इंसिडेंट कभी आपने, क्योंकि कुछ केसेस इस दौरान हुए, मैं उस पर जिक्र करूंगा, लेकिन आपसे पर्सनली जहाँ कभी ऐसा कुछ प्रेशर या समथिंग कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? देखिए, प्रेशर मैं बहुत प्यार से झेल लेता हूँ, और जनरली मुझे कभी गुस्सा उस्सा आता नहीं है ऐसा। अब क्या होता है कि एक फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और दिन रात। एक बार सुभाष जी ने एक बात बहुत सालों पहले कही थी, सुभाष घई साहब ने, और मुझे लगता है कि अब वो मैं भी समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे मैच्योर होते जाते हैं, आपको चीजें और क्लैरिटी से समझ में आने लगती कि फिल्म बनाते हुए समझ में नहीं आता किसी फिल्म मेकर को कि कैसी बन रही है। आप उस प्रोसेस में सुख मनाते हो, प्रोसेस का मजा ही अलग है। उस आनंद में रहता है वो हर आदमी उस प्रोसेस के। तो अब मुझे समझ में आता है कि एक फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और उस तपस्या पे आप जब सवालिया निशान कोई लगाता है कि यार ये तो खराब है, तो जाहिर तौर पे ईगो भी हर्ट होगा, बुरा भी लगेगा। मेरे ख्याल है मेरे बॉलीवुड में अगर झगड़े अगर किसी से हुए होंगे तो मुझे याद भी नहीं किसी से झगड़े हुए मुझे। तो जग्गू दादा की फिल्म थी बूम, जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, और जग्गू दादा ने मुझे उस समय हेल्प किया था। जग्गू दादा, अगर सही मायने में अगर मैं कहूँ तो इंडस्ट्री के टर्म में जग्गू दादा गॉडफादर की तरह मेरे करियर में काम आए। मैं जब जी में था तो मुझे कहा गया था, मैं बॉम्बे आना चाहता था, और मेरे बॉस जो थे उस समय शायद मुझे कहा गया कि 3-4 दिन में कोई बॉलीवुड का इंटरव्यू अच्छा सा कर लो फिर चले जाना। और उस समय कोई नहीं आया था दिल्ली, और जग्गू दादा आए थे। अब उनका काम था या नहीं, लेकिन वो आए और उन्होंने फोन किया कि तू कर ले इंटरव्यू। तो तब से मेरे लिए उनका सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ा है। और फिर मैंने जब बूम, खराब फिल्म थी यार, एक तो बच्चन साहब जिनको मैं भगवान मानता हूं वो थे उसमें, उसके बावजूद फिल्म खराब थी, तो मैंने उसकी बैंड बजाई। मैं जब अपने होम प्रोडक्शन को नहीं छोड़ू तो मैं फिर कहाँ और किसी को छोड़ू। तो उनको बुरा लग गया, बहुत बुरा। सालों तक हमारे रिश्ते खराब रहे। अभी भी, अब तो जग्गू दादा बहुत बड़े स्टार हैं अब, और भी स्टार फादर भी है। तो अभी बहुत समय से उनसे मुलाकात नहीं हुई है मेरी, पर उन्होंने काफी उस समय बुरा माना था। पर सर पार्ट ऑफ द जॉब, क्या पर करें। इस तरह अगर नाराज हो जाए सेलिब्रिटी, तो कि मुझे ये समझ कि वो समझ पाते कि इसे एक इस नाराजगी को वो प्रोफेशनली रखते हैं या पर्सनल भी ले जाते हैं? नहीं, प्रोफेशनली। अब पर्सनल क्या है कि अब आप आपसे बात नहीं करेंगे। अब आपसे बात ही नहीं करेंगे तो ठीक है, आपके जीवन से एक पन्ना कट हो गया। पेस्ट्री में एक डायलॉग है, मधुर ने रखा है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पे परमानेंट दोस्ती भी नहीं होती और दुश्मनी भी नहीं होती। हाँ, तो क्या ये तो चलता रहता है, मतलब। और ये समझने की जरूरत है कि आप किसी के स्वेट एंड ब्लड पे सवालिया निशान लगाओगे तो उसको बुरा तो लगेगा यार। मतलब सी ग्रेड की फिल्म भी उतनी जज्बे से बनाई जाती है कि जितना स्पिलबर्ग बना रहे हो।
कि बस ये तो ऑस्कर ही लेके आएगी अब। तो मेहनत सबको उतनी ही लगती है, पैशन सब उतना ही लगाते हैं, प्यार सब अपने प्रोडक्ट से उतना ही करते हैं। लेकिन जब रिव्यूज हाँ, तो वहां से वो रिलेशन। बुरा लग सकता है, उसमें कई बार आपके भला बुरा होता है। हमारे कई सारे मित्र मेरे नाराज हुए उसमें। इवेंचुअली धीरे धीरे समझ जाते हैं कि यार बात तो बंदे ने कोई गलत इंटेंशन से तो बोला नहीं है। राइट। अच्छा सर, हम ना एक चीज़ देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हम इंसिडेंट्स की कुछ बात करें। एक चीज़ देखते हैं, मुझे याद आता है कि जब मैं उससे पहले मैं न्यूज़ वगैरह देखता था, फिर फिल्मों को लेकर मैंने पहला कुछ बड़ा धमाका जो, या आप बोलते हैं ना बड़ी न्यूज़, हर तरफ सनसनी वाला जो एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो मैंने देखा था जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय को लेकर विवेक ओबेरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप उस दौरान एक्टिव थे, पूरा कैसा माहौल हो रखा था, क्या सिचुएशन थी, अगर बता पाए तो। बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन बहुत बड़ा स्ट्रेस था। मतलब आज ये कहना ठीक नहीं होगा, ऐश्वर्या अब अलग दुनिया में है और सम्मानित जगह है, पर बहुत स्ट्रेस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भागा दौड़ी हो रही थी, ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ से आएगी, क्या हुआ क्या। विवेक के घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे सारी ओबीज लगी हुई थी। मैं कहीं पे फंस गया था लोअर परेल से, तब वो भी ट्रक में होती थी, वो भी छोटी नहीं थी ना तब। अ, एक आज तक बाद में लेके आया था लाइव व्यू करके एक लैपटॉप से ही, तो मेरी वो भी फंसी हुई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकी कि पराग की वो भी आएगी तब शुरू करेंगे। अच्छा। हाँ, लोकेशन क्या था सर प्रेस कॉन्फ्रेंस? घर पे ही था। अच्छा, घर पे ही। अच्छा, विवेक ओबेरॉय की तरफ से था कि पराग आएंगे तब नहीं होगी? नहीं, हाँ। अच्छा। तो फिर वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तनाव तो था, एक अजीब सा एक अनसेड आपको महसूस होती है ना चीजें, जब स्ट्रेस होता है, तनाव होता है किसी माहौल में। तो वो उस समय इंडस्ट्री में पूरा आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहा था और महसूस हो रहा था। वो बड़ी खबर थी उस दौर की। एक्चुअली ये इस दौर की इतनी बड़ी खबर थी कि ये 2007 तक चला। एक बात मुझे ये याद आता है, हाँ, जब टीवी में हमने फिल्में खबरें दिखानी शुरू करी, तो उस समय ये पहला टाइम था जब कोई दो बहुत बड़े स्टार्स का झगड़ा इस तरीके से हुआ था, वो भी अफेयर को लेकर, आपसी तनातनी इस लेवल पर हुई थी, जो कई सालों तक, मतलब लगभग एक दशक तक चली ये लड़ाई। मेरे को याद आता है सर ने मुझे हाँ, हाँ, राजीव गांधी अवार्ड पे भेजा था। नहीं, तब मैं आपके पास नहीं था, आपके पास से चला गया था दूरदर्शन वाले शो के लिए। तो राजीव गांधी अवार्ड पे मैं अपना छोटा सा कैमरा लेकर गया था। एक कैमरा मेरे हाथ में भी था, क्योंकि उस दिन 2 कैमरे थे एनसीपीए में। और उस दिन सलमान खान सामने बैठा था फ्रंट सीट पे, और मेरे हाथ में कैमरा था। मैं सलमान खान के पीछे 4-5 सीट पीछे था, मीडिया बहुत कम थी, और विवेक ओबेरॉय परफॉर्म कर रहा था। छोटा इवेंट था, राजीव गांधी अवार्ड हर साल होता था, फिर बाद में बंद हो गया। और उसने डांस वांस करना शुरू किया, और जैसे डांस में ना एक स्टेप आता था जिसमें उसको कुछ बैठना होता था, तो दोनों कान पकड़े अपना और वो बैठे और माफी। मेरे को लगा ये क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरा क्लिक हुआ कि अच्छा, ये सलमान खान से माफी मांग रहा है, और मैं ना कैप्चर कर रहा था। तो मेरे उसमें कैप्चर हुआ कि वो बार बार माफी मांग रहा है। फिर बाद में हम ये खबर भी चली, तो देखो 10 साल तक ये चीज चला, आज भी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा झगड़ा किसी उस पे हुआ नहीं, 2 एक्टर्स का, इतने बड़े एक्टर्स का। पर सर तो मुझे, हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं आप कुछ कह रहे थे। सलमान बहुत बड़े स्टार हैं, हाँ। और मतलब उस दौर में ये घटना हो जाना सलमान के लिए भी वो सदमा था। और पर सर उनका तो रिलेशन थोड़ा लव एंड हेट वाला था, उससे पहले भी वो फोटोग्राफर्स के साथ हाथापाई हो चुकी थी। अब सलमान वैसे ही है शुरू से, आज आज कहाँ बदले सलमान। पर वो प्यारे इंसान है, उनका लव एंड हेट नहीं, वो सभी एक तरह से एक्सप्रेस करते हैं। वो सलमान सलमान है वो। जब तो वो स्ट्रेस था उस दौर में, बड़ा मेजर स्ट्रेस था। और अलग अलग समय पे विवेक ने बयान भी दिए, कुछ बातें भी की कि उन्होंने, बट सब इंसान है ना यार। दे डोंट कम फ्रॉम मार्स, नो नो वन कम्स फ्रॉम मार्स, एवरीवन इज ह्यूमन।
तो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप जैसी मेरी आपकी और हम सबकी होती है, इस वजह से इंडस्ट्री में भी होती है। बट सर मुझे ये बताइए ना कि जिस तरह से उसके बाद हम विवेक का करियर देखते हैं, बार बार ये चीज़ें आती हैं कि सलमान के वजह से उनका करियर उस तरह से नहीं, उनको फिल्में ऑफर नहीं। आप क्या समझ रखते हैं सर, क्या ये चीज़ें हैं? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखता कि एक कलाकार कलाकार होता है, और विवेक की अभी फिल्म रिलीज हुई होने वाली मस्ती 4, हो गई। हो गई है हो गई है। 21 को। हाँ, तो बड़ी फिल्म है। हम्म। तो विवेक भी लगातार काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा फर्क उससे पड़ा। लेकिन हाँ, एक उन उस खेमे के लोग जो हैं वो जरूर उन्होंने कन्नी काट ली होगी। बाकी तो काम तो होता ही रहता है। लेकिन सर जैसे सलमान का आपने कई बार इंटरव्यू भी किया है, किस तरह की आपकी, जैसे आपने थोड़ा अभी कम शब्दों में बताया, लेकिन जिस तरह से वो उन्होंने, विवेक ने आरोप लगाया है कि मुझे फ़ोन किया, ये सारी चीज़ें, आप समझ पा रहे थे क्या सलमान इस तरह की पर्सनालिटी हो सकते हैं, सारी चीज़ें? आप मीडिया में क्या था कि विवेक जो, सलमान कहाँ बोले उसमें? हाँ मीडिया में क्या कि विवेक ने जब ये बातें कही तो उनको कोट कर रहे थे सभी, हर कोई कोट ही कर रहा दिस था। इज वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब सही में मुझे बहुत इतना डिटेल से अब याद नहीं है, बहुत लंबा वक्फा हो गया। हम्म। अब लेट्स बैग ऑन इज बैग ऑन। हम्म। सर जैसे कि हम देखते हैं कि सुनीता जी हमारे पॉडकास्ट पे आई थी अभी रिसेंटली, उन्होंने काफ़ी कहा कि वो गोविंदा जो है उस उनकी उम्र हो चली, अब मेरे को उस पर भरोसा नहीं, पहले भरोसा था अब भरोसा नहीं। हालांकि हमने उसे मजाकिया किया, बाद में अलग अलग रिपोर्टिंग होने लगी सारी चीज़ें। तो सर जब हम बैक में जाते हैं देखते हैं तो गोविंदा जी का जो करियर रहा है उसमें कई लोगों के साथ उनके नाम जुड़े रहे हैं। उस टाइम पे सर क्या सच में उनकी पर्सनैलिटी आप देख पाते, क्या चीज़ें थी उस तरह की उनके साथ? एक बार महमूद साहब से मैंने ये सवाल किया था। महमूद साहब, वो इंटरव्यू मेरे ख्याल जी में या इंडिया टीवी में होगा, कि उनके अफेयर्स के बारे में बोले, यार जब एक फिल्म करते हैं ना तो दिन रात फिजिकली मेंटली इमोशनली साथ रहते, कभी घंटी बज जाती है, पर जब पैकअप होता है उसके 7 दिन बाद वो घंटी की आवाज सुनना भी बंद हो जाती है ना। कि जैसे हम सलमान की बात कर रहे थे, जब ये पूरा दौर था उसी दौर पे ये की न्यूज़ आती कि चलते चलते के सेट पे, जैसे आपने बताया भी था, वो फिल्म का हमने जिक्र भी किया था चलते चलते, वहाँ पे सलमान जाते हैं और कुछ सारी चीज़ें होती है जिसका शाहरुख और उनके नाराज़गी सारी चीज़ें, उस समय भी ये काफ़ी न्यूज़ में थी। वो तो बहुत बड़ी न्यूज हुई यस। है। मतलब जो उनके शाहरुख सलमान के झगड़े या से, मतलब वो किस कोई विटनेस उसका हाँ था नहीं कि हाथापाई भी हुई, पर झगड़े जो हुए वो तकरीबन 10-12 साल का वो जो वक्फा था। मतलब वो खान वॉर की तरह चला है हमारे यहाँ पे। सर कभी कभी मतलब मुझे उस लगता समय टेलीविजन में हम लोग, इस पे सवाल जोड़ता हूँ मैं, हाँ। कभी कभी मुझे लगता है एक पीआर वो था। नहीं नहीं, पीआर नहीं था। देखो दोनों ही इमोशनल टाइप के इंसान है ना। मतलब ऐश्वर्या को लेके शाहरुख प्रोटेक्टिव हो रहे होंगे, वो अपने अंदाज में होंगे, गॉड नोज। पर वो पूरा जो 10-12 साल का दौर था, आमिर तो बेचारे ऐसे ही पिसा गए कि वो उन्होंने ये भी बोलते थे कि वो किसी का पक्ष नहीं लेते थे, सलमान ना आमिर का, सलमान ना शाहरुख का, और शाहरुख के साथ भी तो वो किसी का पक्ष नहीं लेते है ना, वो निर्विकार है, निष्काम कर्मी योगी है आमिर हमारे। तो ये 10-11 साल जो रहा खान वॉर, उसमें हम लोगों के बड़े मजे रहे भाई। हाँ, खुद हाँ, हमें तो मतलब कुछ नहीं हो रहा है, टीआरपी डाउन हो रही है, खान वॉर 5:30 बजे। यस। 5:30 बजे कौन है खान नंबर 1। एक बार मैं इंडिया टीवी में था, तो किसी इवेंट में शाहरुख ऐसे चले जा रहे हैं, अचानक उन्होंने, अरे मैंने तुम्हारा वो प्रोग्राम देखा खान नंबर 1 सलमान वाला। उसके बाद बंदर का प्रोग्राम भी था, वो भी देखा। तो मतलब आपको नोटिस किया जाता है ना। पहली बात, आप काम करते हैं, मैं आज भी ये मानता हूं कि आप काम करेंगे अच्छा, वो अननोटिस नहीं जाएगा। एक आदमी देखेगा तो आपको जिंदगी भर याद रखेगा वो, कि यार इसने वो बहुत सही है। नवाज की एक 5-6 सेकंड की एक एंट्री थी ना, लेकिन वो नोटिस हुआ तब नवाज को अगला काम मिला। या इरफान भाई मॉनसून वेडिंग में एक पासिंग शॉट में थे ना, कैसे हो जाता है ये?
क्योंकि आपने उस पूरी शिद्दत से उस मोमेंट को दे दिया, अपने आप को सौंप दिया। सर मुझे जानना है, वो खान नंबर 1 जो था उसमें खान नंबर 1 कौन था? देखो उस समय सलमान की फिल्में बहुत चल रही थी, पर Okay. शाहरुख कम फिल्में करते, लेकिन शाहरुख की नेटवर्थ बहुत ज्यादा है। हम्म तो हाँ, ये तो हमारे लिए, मीडिया के लिए बड़ा वो था कि जब फिल्म आए तो सलमान नंबर 1 हो जाते हैं, नेटवर्थ आए तो शाहरुख नंबर 1 हो जाते हाँ हैं। ये तो ठीक है, शाहरुख ने नोटिस किया, ये बड़ी बात है। हाँ, यस सर। उस सर समय इतनी मारामारी भी नहीं थी ना यार। हाँ, अब सही मायने में हम लोगों ने बहुत 1-to-1 रिश्ते रहे हैं हम सभी हम्म लोगों के उस दौर में। हम्म मतलब फिल्म सिटी हुआ या कमालिस्तान हुआ या किसी भी फिल्म स्टूडियो में, मतलब कभी ऐसे पूछ के ही नहीं जाना पड़ा। हम्म। अरे गोरेगांव, अरे यार वो आगे अक्षय भी शूट कर रहा है, वहां भी चले क्या? हाँ चलो चलो चलो। ऐसे ही चल देते हाँ, हैं। और आज तो बिना मैसेज के वो जो आप तो आप उस मतलब गोली मार दे आपको अगर आप ऐसे चले जाओ तो। सलमान की हमने बात की, शाहरुख के व्यवहार के बारे में बताइए, जैसे वो जिस तरह से हल्का सा वो मजाक करते हुए निकल गए, शाहरुख, क्योंकि हमारे मतलब आई या लव हिम। हम्म मतलब शाहरुख अद्भुत इंसान है। सर वो उनके भी कई बार वो मीडिया से भी खफा हो जाते थे, उनकी रिपोर्ट। ना 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 ना, मीडिया से खफा, एक मतलब मुझे एक ही बार का याद है कि शायद मैं हूं ना, नहीं, चेन्नई एक्सप्रेस, एक उस समय हमारे कुछ वॉर भी शुरू हुआ था है ना, कुछ बॉर्डर पे चल रहा था कुछ, तो वो रिपोर्टर ने सब हुआ हुआ इंटरव्यू हुआ और लुंगी डांस पे बात हो गई। लुंगी डांस मस्ती करती रही, और उसी लुंगी डांस के चक्कर में उसने अगला सवाल उसका पूछा कि अच्छा वो टेररिस्ट अटैक के बारे में। मैड, हम क्या क्या बात कर रहे हैं, किस मूड में बात कर रहे हैं, टेम्पो क्या है बातचीत करने का, क्या कहाँ लेके जा रहे हो? लोगों को लगेगा कि मैं कितना इंसेंसिटिव बात कर रहा हूं कि मैं अपनी फिल्म का प्रमोशन में ये डाल रहा हूं। इसकी बात करना है तो अलग इंटरव्यू कर। ही वॉज राइट। बट जैसा इसने बोला कि फिर आपको गुस्सा आता है ना, कि तू मैं वो तो भड़क गया। और फिर तब मांडवी थी मांडवी शायद मांडवी उस समय, मैं हूं ना मांडवी चेन्नई, हाँ। चेन्नई में मांडवी। फिर मैं गया शाहरुख के पास, मैं कहा खान साहब आप तो फोन कर दोगे उसकी नौकरी चली जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। आप उसको और क्या करोगे ना, नौकरी चली जाएगी, आप फोन करोगे कि ये बदतमीज है, बेहुदा सवाल पूछ रही। पर उस स्टेचर में आप देखो ना, आप शाहरुख खान हो। खैर वो बात आई गई हो गई। मतलब हाँ, वो एक बार हमारे राजेश त्यागराज और हम शूट पे गए थे। तब बीटा कैम होता था 18 किलो का। बड़ा वाला। तो उस इवेंट में ना शाहरुख का कोई धक्का लग गया उसको, तो वो बैटरी घुस गई कैमरे में। बैटरी पीछे होती थी भारी सी, वो ऐसा गिरा तो बैटरी कैमरे में घुस गई। अब त्यागराज बोलता, मेरी तो नौकरी पक्की हो गई जी में, जब तक लोन नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। उसका दिमाग है, इसने मेरे को धक्का दिया है, ये वो। मैं कहा क्या चाहता है? नहीं कुछ करना पड़ेगा। बैंड्रा पुलिस स्टेशन में FIR लिखा दी, जान से मारने की वो जान से मारने की कोशिश। शाहरुख खान। अब वो मेरे को फोन आ रहा है कि भाई क्या बेवकूफी है यार, क्या फिर ये हुआ कि उन्होंने फोन किया कि भाई मेरी गलती से कैमरा टूट गया है। ओके। अच्छा ऑफिस में। भाई नहीं, वो तो हाँ हाँ। देखो वो आदमी अद्भुत हाँ है। अद्भुत। मतलब वो आदमी आपका एक मोमेंट नहीं भूलता है, उसकी याददाश्त, मतलब वो आपको एक मोमेंट दे जाता है जीवन में आपको। मेरा बेटा जब रावण आई थी, ब- अब जीवन का फैन बच्चे ना, मेरा बेटा 4 साल का था, तो मैंने बोला, मैंने कहा शाबाश एक बार मिल लो उससे। तो बोले उसको यशराज लेके आ, तो यशराज में आया, वो रावण जीवन की स्टेप सिखाई उसने उसको कि कैसे जंप करना है।
है ना। और ये मोमेंट वो किसी की भी लाइफ में दे देता है जो आप लाइफ लॉन्ग चेरिश करते हो। वो उसमें वो बयान नहीं कर सकते वो शाहरुख खान क्या चीज है। आप उससे प्यार ही कर सकते हो बस। मतलब आप उसकी पार्टी में अगर चले जाओ, मन्नत में ऐसे 350-400 लोगों की पार्टी चल रही है और 3:30-4 बजे तक पार्टी चली या पार्टी खत्म हो गई। जब घर पे आदमी जाएगा ना, ये 350-400, हर आदमी बोलेगा कि शाहरुख ने यार बहुत बढ़िया टाइम मेरे साथ राइट बिताया है। अच्छा, हम्म। 350-400 लोगों को कैसे मैनेज करता है, हाँ, क्या अद्भुत करता है, है, बात तो है। सबको उतने ही प्यार से, उतने ही केयर से, उतने ही अपनेपन से। जैसे वो हर आदमी को लगेगा कि इसने सिर्फ पार्टी मेरे साथ ही की, बाकी तो टाइम पास था। आपको खुश करके भेजेंगे शाहरुख। एक बार मैं सुबह सुबह फिल्म, शायद मैं हूं ना के समय की बात है, हाँ, मन्नत में इंटरव्यू था, मन्नत में ही किया था वो। तो भाई सुबह 11:30 बजे का टाइम था मेरा, मैं बैठा वहां पे। अब शाहरुख खान का इंटरव्यू 11:30, 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 5, 8, 10, 9, 11, 11, 11:30 बजे ये आया। बोले यार बहुत इंटरव्यूज थे यार, ये रेडियो स्टेशन, वो रेडियो स्टेशन, इसका प्रिंट, उसका ये सब करके दिन मेरे हाथ में आया है वो रात के 1:30 बजे, 1:30 पौने 2 बजे। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ये कई बार हुआ है कि जब सुबह 5 बजे भी तो मिला। फिर ये हुआ कि मैंने कहा, मैं भी पक गया था यार, मैंने कहा शाह भाई ऐसा करते हैं, आज का छोड़ देते, फिर कल का देखते को। बोलता अभी सही समय, अभी कर ले, फिर पता नहीं कब टाइम मिलेगा। एक एक कॉफी पीते हैं और और देखते हैं, उसके बाद देख। तो हमने कॉफी पी, साथ में थोड़ा सा वो किया, और हम जब बैठे इंटरव्यू में, तो भाई साहब उसने ऐसा इंटरव्यू दिया कि जीवन का वो पहला इंटरव्यू दे रहा हो। ओ, इस एनर्जी और इस और उस आदमी की खासियत यह है कि आपके घर की बर्तन वाली को सवाल लिख के दे दो आप, हाँ, वो उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा कि देश की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट सामने बैठी है, और उसी शिद्दत से जवाब देगा। इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, ये स्टार्स को शाहरुख की क्लास लेना चाहिए। लेना चाहिए। ना, सही। सर, किस स्टार को इंटरव्यू देने नहीं आता? मतलब वो बहुत ही रॉ है, आप लोगों को लगता है कि सनी भाई, आ? सनी भाई हमारे सनी पाजी। ओके। अब तो खैर बोलने लगे, हम उनको पहले अजय भाई को भी बोलते थे 30 सेकंड का जवाब देना। अच्छा, थोड़ा लंबा है ना। हाँ, हाँ एक बाइट तो बने ना। हाँ। तो सनी भाई भी नहीं बोलते थे, अजय भाई भी नहीं बोलते थे। फिर और अब आपका इंटरव्यू है आधे घंटे का और खत्म हो गया 8 मिनट में। हाँ, टाइम अब क्या करें। हाँ, और पर्सनल पूछ नहीं सकते क्योंकि आप फाउंडेशन में हैं। नहीं नहीं, मतलब वो, अच्छा, जवाब ही ऐसे होते थे। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, बहुत आनंद आया। और कैमरा बंद होने के बाद सर? ये लोग बेसिकली कम बोलते हैं, अजय भाई तो फिर भी बोलते हैं, सनी बाजी तो वैसे ही कम बोलते हैं। सर, अभी रिसेंटली जब धर्मपाल जी की न्यूज़ आती है और जब मीडिया उनके यहाँ पे जाती है, और उससे पहले ही जो हम चलाते, हमने एक मिस्टेक की थी, इस पूरे ब्लंडर था वो, और उसके बाद फिर सनी पाजी का एक हमें रूप देखते नाराज़ दिखाते। देओल परिवार, हम धर्म जी से इतना प्यार करते हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ धर्म जी से ना, इतने प्यार से मिलते थे ना। उनका हाथ मतलब यहाँ पे टच करते तो यहाँ पे उंगलियां टच होती थी यार, इतना बड़ा 5 किलो का हाथ है ना, वो 2.5 किलो का सनी पाजी का और 5 किलो का धर्म जी का। उनके ब्रेकफास्ट खाने बैठे तो आलू पराठा, तो परात की स्टाइल की तो थाली, घी से तरबतर पराठा, तो मैं खा रहा, तो बोला क्या सूखा सूखा खा रहा है, उसमें भी मक्खन डाल दिया, उसमें से घी ऐसे टपक रहा है, उसमें भी मक्खन डाल दिया है। तो ये वो पचा सकते हैं, अपन थोड़ी पचा सकते हैं यार। अभी लास्ट में
धर्मजीत से जब मुलाकात हुई मेरी, मेरे मेरी बहन शम्मी दीदी और उनके हस्बैंड, मैं उनके, मेरे जीजा जी धर्म जी की ह्यूज फैन। तो मैं भी कभी बात होती थी ऐसी, तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला यार धर्म जी से मिलवा दे यार एक बार। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने धर्म जी से बात किया। सब एक इवेंट था यहाँ पे सहारा में, तो मैंने कहा आ जाओ आप। वो आए और वो इतने प्यार से मिले उनसे जैसे उनका परिवार वाला कोई मिल रहा हो उनसे। पास में बिठा के फोटो खिंचवाए, बात करे, इधर से खींच के इधर से सही आएगा, इधर से सही आएगा, दोनों से बिठा के। तो ये सम्मान वो रखते हैं, बच्चन साहब वो सम्मान रखते हैं आपका। उन, उनको कोई जरूरत थोड़ी है आपकी बात, आपकी आपने किसी को जबान दे दी, वो क्यों रखा है। एक चैनल के मालिक थे, नाम नहीं लूंगा चैनल का, है अभी वो बड़ा चैनल है, उनका फोन आया कि यार बच्चन साहब से मिलना है। मैंने कहा सर आप अपने एडिटर को बोलो, मैं क्या करूं, पर अगर उनके बस का होता तो आपको थोड़ी बोलते ना। तो मैंने बॉस को बोला, मैंने कहा बॉस ऐसा ऐसा है, आप मिल लोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आप बच्चन साहब को बॉस हाँ, बुला रहे, ओके। तो उन्होंने बताया कि इतने फला फला तारीख को आ जाओ आप। मैंने उनको बोला, वो आए, मिले मिले जाते समय बोले मैं बहुत आभारी हूँ आपका, ये वो। तो उन्होंने कहा आभारी आप हम इनसे, इनके रहिए, ये हमारे भाई साहब बड़े नाराज हो जाते हैं अगर इनकी बात नहीं माना तो। तो ये उनका बड़प्पन है, आपके कमिटमेंट को सम्मान देना। कितने आप मेरे नाम से कुछ किसी को बोल के आ गए कि हो जाए, मैं ना मानू तो मैं बाध्य नहीं हूं ना आपकी बात मानने के लिए। पर ये लोग इसलिए महान है कि ये उस कमिटमेंट को भी हंसते हैं, अच्छा ठीक है अगली बार एक बार पूछ लेना मेरे से यार। जैसे कि ये जो कपल्स रूमर्स और ये सारी बात होती है, मुझे याद है कि जब रणबीर और कैटरीना की बात हो रही थी, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, सारी चीज़ें चली। पर तभी ईबीजा से एक तस्वीर आती है जहाँ पे कैटरीना बिकनी में दिखाई देती है, वो मुद्दा काफ़ी बना था। वो रणबीर होते, उसके बाद फिर न्यूज़ आती कि रणबीर नाराज़ है क्योंकि किसी इंटरनली किसी ने वो फ़ोटो लीक की थी, और उसके बाद हम सुनते हैं कि रणबीर और कैटरीना का ब्रेकअप हो जाता है। तो उस पूरा दौरान में क्या सच्चाई आप समझ रखते हैं, क्या आपके सोर्स थे, कुछ बता पाते हैं? दो लोगों के बीच कहाँ सही और क्या गलत होता है ये सिर्फ दो लोगों को मालूम होता है। वो मैं और मेरी बीवी, आप और आपकी गर्लफ्रेंड, या रणवीर कैटरीना, या दीपिका रणवीर, कोई भी हो, ये दो लोगों के बीच कहाँ पे वो खत्म हो गया फायर, वो सिर्फ दो ही लोगों को पता होता, बाकी सब नौटंकियां होती है। बट सर, इंडस्ट्री में ये चीज़ें की जाती है, मतलब ये। दीपिका डिप्रेशन में, कितनी डिप्रेशन में रही उसके बाद, बिकॉज बहुत प्यारी लड़की है वो। पर रणवीर, उससे रणवीर विलन नहीं हो जाता, रणवीर गलत नहीं हो जाता। इंसानी फितरत तो इंसानी फितरत है ना, उसके जहन में क्या था, क्यों वो दोनों अलग हुए। आदमी रिलेशनशिप्स में मूव ऑन होता है, वो मूव ऑन क्यों होता है, क्योंकि कुछ चीजें खटकती है ना। खटकती है, राइट है। वो क्या कुछ खटक रही है, वो उन दोनों पे छोड़ो तो, बाकी सब गॉसिप है, इसमें खबर नहीं है। खबर है कि वो सेपरेट हुए, खबर थे कि वो पेयर थे, खबर थे कि अब नहीं है, क्या हुआ वो गॉसिप है। बट सर, ऐसे कोई कपल रहे जो ऐसे फेक रिलेशनशिप दिखाए जाते हैं या उन्होंने ब्रेकअप किया हो, ऐसी कुछ आप समझ रखते हैं, ऐसी कुछ ऐसी इंडस्ट्री में? प्रमोशन के लिए तो हुए हैं, फेक पेयर बने हैं। अगर आप 2005 वाला दौर देखो, 5 से 10 के बाद ज्यादा, बल्कि हर फिल्म में तो आपके अफेयर के किस्से आते थे, उसमें से एक भी सच्चे नहीं थे। एक भी सच्चे नहीं थे? उस ओके। दौर में तो एक भी सच्चा नहीं था। और आपको जो सच्चा था वो सामने आ गया।
शादी हो गई या आपको दिख जाता है वो उसमें। हाँ। जैसे अध्ययन और कंगना का प्रॉपर वो फिल्म के लिए था, राज के लिए था, हम्म। और वो सबको डे वन से लग रहा था ये फिल्म का प्रमोशनल वो है, क्योंकि दोनों जहां से आते हैं और जिस तरह दोनों एक दूसरे की जो पसंद थी, हम्म। वो डे वन से हम लोगों को पता था कि ये पीआर का फिल्म प्रमोशन एक्टिविटी है। ओके, लेकिन कंगना और ऋतिक का जब ईमेल लीक होता है और वो पूरा पूरा वाक्य जो ये होता है। सही था, हाँ। ये बिल्कुल सही था। कंगना को ऋतिक से प्यार तो था ही, और वो कई बार इंटरव्यू में बोल चुकी थी कि वो ऋतिक को बहुत पसंद करती है, एक फैन के रूप में पसंद करती है। और कंगना की एक चीज़ बहुत, मैं उसको बहुत, क्योंकि मैं करीब 6-7 महीने तक एक डॉक्यूमेंट्री और एक लेख में काम कर रहा था कंगना को लेकर, बीबीसी के लिए। तो मैं जब कंगना को पढ़ रहा था और बहुत लोगों से बात कर रहा था, तो मैंने देखा कंगना ने जो चीज़ सोचा है उसको पाया है, नहीं मिला है तो एज एन एक्टर हाँ। शी इज यूनिक। हाँ, क्या एक्टर है यार, क्या एक्टर है वो। तो मतलब कंगना रनावत जैसी एक्टर। तो कंगना ऋतिक को बहुत पसंद करती थी अपने कॉलेज टाइम में, और ये बात उसने इंटरव्यू, ये कोट अनकोट है ना। तो जब उसको मौका मिला कि वो और ये जो फिल्म मिली है उसके लिए भी उसने, ऐसा नहीं है कि उसको अचानक से राकेश रोशन ने बोला कि कृष्ण में काम करो, नहीं, उसने पूरा टारगेट किया था। वो हर चीज टारगेट करती है कंगना कि वो जो मैं जब पढ़ रहा था, देख रहा था, लिख रहा था कि उसको पानी थी, ऋतिक के साथ फिल्म करनी थी, वो फैन थी, उसकी हीरोइन उसको बनना था। तो जब उसको इंडस्ट्री में अवसर मिला आने का, तो उसने तब से प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि मुझे, ये मेरा फेवरेट एक्टर है। शाहरुख का कोई होता है, शाहरुख के साथ काम करने के लोग विश करते हैं, कंगना ऐसा करती थी, विश करती थी, और उसने वो पाया, ऋतिक के साथ काम किया और वो प्यार करती थी। अब जब सर बता रहे हैं कि इंडस्ट्री में जब एक साथ फिल्मों में रहते हैं, कोई किसी की एक्टिंग से प्रभावित हो जाता है, कोई किसी के लुक से, कंगना लुक से प्रभावित थी, स्टारडम से प्रभावित थी, उनको उसके डांस से प्रभावित थी, उसके जेस्चर से प्रभावित थी। ऋतिक उसकी एक्टिंग से प्रभावित था, छोटे शहर की लड़की आई है, वो उससे प्रभावित था, तो कहीं ना कहीं दोस्ती थी। इस दोस्ती को जो कंगना है वो प्यार समझ बैठी। ऋतिक ने उसको जो वेलकम किया, जो उसको सम्मान किया, वो प्यार यहाँ पे फिर मैं करेक्ट करना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले सवाल को भी बोला ये दो हाँ। कि दो लोगों के बीच में क्या हुआ, बाकी सब की बात भी है। हाँ, कुछ नहीं है आपको पता है, बाकी आप गेसवर्क है। एक बार इंडस्ट्री आपसे नाराज हो गई थी, आपको बैन भी कर दिया गया था, आपने एक चैनल ज्वाइन करा था, कुछ वैसा कुछ हुआ था? बिना नाम लिए अगर आप बता सके कि आपको क्यों बैन कर अरे दिया। हाँ, इंडिया टीवी जब शुरुआत हो रही थी और मैं सीनियर एडिटर था वहां पे, और एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था इंडस्ट्री में, वो ब्लैक मनी को लेके था। तब ब्लैक मनी बहुत चलती थी इंडस्ट्री में, तो कई सारे हमारे इंडस्ट्री के हमारे मित्र कई सारे पकड़ा है उसमें, उस स्टिंग ऑपरेशन में। पर उस स्टिंग ऑपरेशन, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट स्टिंग ऑपरेशन, बट चूंकि मैंने ज्वाइन किया हुआ, मेरा तीसरा चौथा ही दिन था और वो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, तो इंडस्ट्री ने मुझे बैन कर दिया, इंडिया टीवी को, मुझे नहीं, इंडिया टीवी को। महबूब में सलमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये कहा कि इंडिया टीवी को हम वो नहीं करेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई ओ, भाई। ओके। वहीं पे फिर मैं भाई से मिला, मैंने कहा भाई मैंने इंडिया टीवी ज्वाइन किया है, यही मिला। तो फिर धीरे धीरे चीजें पटाना पड़ा सबको। गोविंदा भी थे, गोविंदा से बात की, भाई से बात की, आमिर ने मुझे इग्नोर मारा था उस दौर में इंटरव्यू के लिए। पर वो धीरे धीरे इवेंचुअली सबको समझा समझा के कि भाई वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है, मतलब इज पार्ट ऑफ माय ब्रेड एंड बटर, में मेरे उसमें क्यों आड़े आ रहे हो। वो धीरे धीरे फिर 4-5 महीने लगे मुझे नॉर्मलाइज करने में उसको। फिर इंडिया टीवी आज तो मतलब रजत जी के शो में तीनों खान भी नाच के आ गए। अच्छा सर, मुझे ये जानना है कि इस आप दोनों जन से कि इस दौरान में आप लोगों ने कभी किसी स्टार से ऐसे क्वेश्चन किए, ऐसे जिससे वो खफा हुए और नाराज हुए, अगर कुछ एक्सपीरियंस जिससे फिर आप असमंजस में पड़ गए हो, क्या करें? मैं इंडिया टीवी में मेरा शो शुरू हुआ था और एक फिल्म आई थी माय वाइफ्स मर्डर,
उसमें अनिल कपूर साहब से मेरा झगड़ा हुआ। बात, अनिल कपूर बहुत कमाल के एक्टर हैं, मैं उनकी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मुद्दा होता है ना, मूल मुद्दा, उस पे तो सब हो गया, इंटरव्यू किया। मैंने कहा मैं मेरा सेटअप लगाया, मैंने उनके पीआर थे रवि प्रकाश, उनको बोला, मैंने कहा मेरा सेटअप है भाई, मैं ऐसे जनता में सवाल नहीं पूछ सकता ना, मुझे भी जवाब देना है अपने चैनल हेड को। तो बोले यार सब एक जैसे सवाल पूछते हैं यार, क्या है? मैंने कहा कुछ अलग पूछवाना है आपको? हाँ हाँ कुछ अलग करता है। तो अलग सवाल पूछना शुरू किए, तो उनको बुरा लग गया, वो इंटरव्यू छोड़ के चले गए। हमने कहा ये आपके प्रोड्यूसर का सेट नहीं है, बैठी थैंक यू वेरी मच करके जाइए। तो फिर वो काफी लंबे समय तक खिंचता रहा झगड़ा वो, फिर बाद में सब हो गया ठीक। सर बहुत मैनेज करना पड़ता है ना। रिव्यू से कोई अपसेट हुआ आपके? बहुत सारे, हाँ? बहुत सारे, बहुत सारे। अकबर खान साहब की एक फिल्म आई थी ताजमहल, दैट वाज, वो उस समय कहा गया था कि हिंदुस्तान की अब तक की सबसे महंगी फिल्म। हम फिल्म देखने गए तो साला आउटडोर का शॉट तो कुछ 5-6 थे, बाकी सब क्लोज 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 काटे। तो हमने, स्टार न्यूज में था मैं तब, मैंने जाके प्रोग्राम बनाया 2 टके का ताजमहल, और अकबर खान को बुरा लग गया, थे फोन पे फोन, इधर से मुझे फोन, ये फोन, कुछ नहीं हो। उदय शंकर हमारे बॉस थे, उन्होंने मुझे बुलाया ऊपर, बोले ये अकबर खान मुझे क्यों गरिया रहे हैं आपके नाम से, क्या किया आपने? मैंने कहा ये किया। उदय बहुत अद्भुत बॉस है, हाँ। बोले इन लोगों ने देखो 4 स्टार दिए और ये किए, और तुम, मैंने कहा आपका एडिटर मैं हूं या ये है? अच्छा, ठीक कह रहे हो तुम? मैंने कहा अभी एक ओबी लेके जाओ और उनके घर के बाहर लगा दो, और हर आधे घंटे में वहां से लाइव करो ना 2 टके का ताजमहल। क्या हिम्मत है। कमाल। अब वहां गए, करते रहे 6 बजे, फिर क्यों मैं भी सुबह से आया हुआ था, 7 बजे उपेंद्र राय जो अभी ये नए चैनल इन्होंने खोला है वो आए, लाइव मेरी जगह लाइव करते, और उन्होंने आके उसको तड़ी देना शुरू कर दिया अकबर भाई ने। दो दो थप्पड़ मारे उपेंद्र राय को, फिर वो भी एक अलग स्टोरी बनी। तो ये ऐसे भी किस्से होते हैं। मेरे साथ तो हर दिन होता था, क्योंकि हमको 5:30 बजे का शो निकालना होता था। ऐसे एक दिन क्या हुआ कि बागी फिल्म आई, और मैं इंटरव्यू कर रहा था इसका, बागी के डायरेक्टर का प्रिंट इंटरव्यू कर रहा था, कैमरा नहीं था। तो इंटरव्यू करते करते अपना माइक ऐसा रखा हुआ था, और वो बात का उसी समय ना उस हॉल में बहुत सारे इंटरव्यू चल रहे थे। तो मुझे लगा फिल्म की बात हो रही है और कॉन्ट्रोवर्सी वाली बात तो होगी नहीं। मैंने अपना माइक ऐसे रखा और मैं दूसरे इंटरव्यू में गया, क्योंकि वहाँ भी चल रहा था, तो मुझे निकलना जल्दी था। तो एक साथ मैं 2 इंटरव्यू कर रहा हूँ, थोड़ी देर यहाँ बैठ रहा हूँ, फिर जवाब सुन रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। जब तक मैं इधर से उधर गया, बागी के डायरेक्टर अहमद खान ने कंगना की फिल्म, एक धाकड़ करके एक फिल्म आई थी, धाकड़ की फिल्म को लेकर बोल दिया वो कौन धाकड़ है, वो धाकड़ वाकड़ कभी नहीं बन सकती, उसकी फिल्म तो डब्बा बंद हो गई है, बर्बाद हो गई है, कंगा बेकार, जो भी इतना बोला, और मैं सुन नहीं पाया। मैं जब तक वहाँ था, दूसरा इंटरव्यू चल रहा था, हीरोइन हीरो का चल रहा होगा, टाइगर का चल रहा होगा, बागी के लिए इंटरव्यू था, क्योंकि जब तक मैं वापस आई बात खत्म हो गई थी। मैं सोचा कि यार इसके इंटरव्यू में दम तो है नहीं, मैं अभी क्या लिखूं, फिल्म की बात तो लिखूंगा, ये तो एक्टर्स के इंटरव्यू। मैं घर आया एक दिन, कुछ नहीं था, तो मैं देखा कि ये मुझसे स्किप हो गया था, इतनी बड़ी बात है, और मीडिया में कोई नहीं लिख रहा है। मेरे साथ 2 लोग बैठे थे, प्रिंट इंटरव्यू में ना 2-2 लोग बैठते हैं। अब इस खबर को मैंने लिखा, मैं बोला ये तो बहुत बड़ा है, और उसके बाद मैं ऑडियो को उसको लिया और मैंने अपने ऑफिस में भेजा कि भाई ऑडियो है। नहीं, ऑडियो मैंने भेजा नहीं, मैं लिखा, बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं होती थी, कि धाकड़ तो फ्लॉप है, डब्बा बंद हो गई इतनी, और बागी डायरेक्टर, ऐसा हेडलाइन लिखा। ये खबर जैसे छपी, कंगना ने 23 ट्वीट किए, मेरे को अच्छे से याद है, आज भी वो ट्वीट है वहाँ पे। और उसके बाद कंगना, और मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ हिंदी मीडियम 2, लॉकडाउन लगने वाला है या खुला है ऐसा कुछ है, और इरफान खान की फिल्म मैं छोड़ नहीं सकता। मैं फिल्म के अंदर ऐसा बैठा हूँ
2 बजे का 12 बजे का शो था, और जो कंगना की मैनेजर का फ़ोन आना शुरू हुआ कि ये खबर तुमने लिखी है, और तब तक मेरा कंगना वाला सीन हो चुका था, ये दोबारा कुछ हो रहा था। तो भाई वो हाँ, अब भाई ये खबर हटाओ। मैं बोला देखो भाई खबर-वबर तो नहीं हटेगी, कोट एंड कोट है। मेरी ऑफ़िस से फ़ोन आने की सबूत है तुम्हारे पास? किसने बोला? मैं बोला तुरंत मैंने अब फ़िल्म छोड़कर मैं बाहर आ रहा हूँ और ऑडियो भेज रहा हूँ बागी के डायरेक्टर अहमद खां अपने ऑफ़िस में सुपर बॉस को। अब मेरे यहाँ ना सुपर बॉस मतलब चैनल के जो मालिक हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनको तक है कि ये खबर की गई है तो इसके हैं अपने पास, सब मैं ऊपर तक भेज रहा हूँ। होते करते कंगना ने बोला ठीक है खबर तो नहीं निकलेगी, मैं फिर से इंटरव्यू तुम्हारा करवाती हूँ बागी के डायरेक्टर के साथ, अब वो फिर नया इंटरव्यू देगा, तुम फिर लिखना। अब वो डाटा होगा कुछ होगा, पता नहीं बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। मेरे पास फ़ोन आया उसका, मुझे कनेक्ट किया, कंगना की टीम ने मुझे कनेक्ट किया कि तुम बागी के डायरेक्टर से बात करो इंटरव्यू में। हाँ क्या बोलते हैं अहमद जी बोलिए क्या बोलना है। बहुत अच्छी है वो तो, इंडस्ट्री की बागी है, उसके साथ तो मैं भी फिल्म में काम करूँगा, ऐसा वैसा। मतलब उस कंगना ने मेरी खबर पढ़ी, मेरे से ही उसका जवाब दिलवाया। मतलब ये एक बहुत बड़ा वो था, अच्छा भी लगता था कि हमारी, और सारी इंग्लिश मीडिया उठाती हिंदी खबर तो और अच्छा लगता है। ओके सर, अच्छा। थैंक यू सो मच। हमने काफ़ी कुछ बात की। थैंक यू सो मच फाइनली सर, Thank- थैंक यू सो मच संजय।